हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और अभी तक की सबसे ज्यादा डिमांडेड और स्पेशल वीडियो, या फिर यूं कहें कि लगभग 2 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 2 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जी हां, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि आज आज यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका आज दैट मींस 5 मार्च को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका कल यानी कि 6 मार्च को इंग्लिश का आपका जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। या फिर यूं कहें बच्चों कि आपके ना 25-26 के सेशन का आखिरी पेपर आज मॉर्निंग का है और कल इवनिंग का हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों, आपके आखिरी पेपर पर ये हमारा एक आखिरी प्रहार 2 घंटे का महा एपिसोड होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, और साथ ही साथ कुछ नए नए क्वेश्चंस का रिवीजन। जी हाँ बच्चों, और आप यकीन मानो, जिस जिस बच्चे ने आज का ये 2 घंटे का महा एपिसोड अच्छे से अटेंड कर लिया ना, आई विल श्योर यू कि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके सिलेबस का जो रिवीजन है ना, इसमें 5 स्टार लगने वाले हैं। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इस एक ही सेशन से। अगर आप ये पूरा सेशन अटेंड कर लेते हो, 1 घंटा 50 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का बनेगा, ठीक है। और हाँ, जो जो क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा ना इस वीडियो में, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जिसके आपके आज के पेपर में रिपीट होने के हाईली चांसेस है। इसीलिए बच्चों, बिल्कुल एंड तक इस सेशन को जरूर देखना। बहुत 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 बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि पेपर का पैटर्न वगैरह क्या है, सबको पता है ये बात है ना, सबको पैटर्न पता है। 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए रीडिंग का 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका राइटिंग और ग्रामर का 20 मार्क्स, और सेक्शन सी लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का है। लेकिन अब सुनो ध्यान से, इस 1.5 से लेकर के 2 घंटे के महा एपिसोड में हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे सेक्शन नंबर ए की, ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन 1 होगा नॉर्मल पैराग्राफ का, जो रीडिंग वाला पार्ट है ना हमारा सेक्शन ए, इसमें पहला क्वेश्चन होगा हमारा नॉर्मल पैराग्राफ, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, केस बेस्ड आपका जो रहेगा पैराग्राफ। फिर देखेंगे सेक्शन नंबर बी, जी हां, ग्रामर के जितने भी पार्ट होते हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग, डायरी एंट्री राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, इन सभी को टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे बच्चों हम इसी एक सेशन में। और साथ ही साथ इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर। और बच्चों, इस लिटरेचर वाले में बिहाइव के आपके पोयम और आपके चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मूवमेंट्स के जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी देखेंगे इसी सेशन में। जी हाँ बच्चों, तभी तो मैंने आपसे बोला था ना, ये 1.5 से 2 घंटे का हमारा आज का जो महा एपिसोड है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। अच्छे से देखना, सारी चीजें समझाऊंगा। और इसमें पता है क्या है, आपको मैं पीवाईक्यू और सैंपल तो समझाऊंगा ही, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाऊंगा। तो बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा बच्चों, बहुत अच्छे समझाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो रेडी हो जाओ बच्चों, आने वाला ये 2 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए। और हाँ, आप सारे बच्चों को, जिनका आज भी पेपर है और जिनका कल होगा, सभी बच्चों को मेरी तरफ से आपके पेपर के लिए एडवांस में विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना है आपको, तैयारी अच्छी करवा दी है। एक और डिमांड थी आपकी कि सर 2 घंटे का एक और सेशन लाइएगा हमारे आखिरी पेपर के लिए, आखिरी प्रहार के तौर पे। लीजिए, आ गया आ गया आ गया पेपर, ठीक है। और ये वीडियो अभी कितने बज रहे हैं, 2:39 हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी 2:30 बज रहा है रात का, और ये सुबह सुबह आपको तकरीबन 5:30 या 6 बजे देखने को मिल जाएगी, है ना। तो बच्चों, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि जब हम इतनी मेहनत आपके लिए आखिरी पेपर तक आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी हमसे जुड़े रहना, क्योंकि 9वीं के बाद हम आपको 10वीं भी पढ़ाएंगे अभी, फिर आपको हम 11वीं भी पढ़ाएंगे और 12वीं भी पढ़ाएंगे। तो ये 3 साल हम एक साथ रह के पढ़ाई करेंगे। जैसे 9वीं में करवाई है ना, उससे भी बढ़िया 10वीं में करवाएंगे, फिर उससे बढ़िया 11वीं, फिर 12वीं, है ना। तो जुड़े रहना बच्चों, आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। 9वीं के बाद भी आप हमारे साथ ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस 2 घंटे के महा सेशन को। रेडी हो जाओ बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करने के लिए। रेडी हो बच्चों, जल्दी बोलो, मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो आप लोग, जल्दी बोलो।
तो चलो शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज के इस महा सेशन को फुल एनर्जी फुल मोटिवेशन के साथ में। तो चलिए शुरू करेंगे। बच्चों देखिए हमारा सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर ए, रीडिंग का, ठीक है। सेक्शन ए है हमारा रीडिंग का 20 मार्क्स का। तो चलो बच्चों सेक्शन ए को पहले कंप्लीट करेंगे। देखो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा, दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं उसे छोड़ दूंगा जिसे आप खुद करना, ठीक है। चलो पहले वाले को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, फिर आपसे मैं एमसीक्यू पूछूंगा, इसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं सब पूछूंगा, ठीक है। फिर सारे बच्चे आंसर करना मुझे, ओके। ओ सर जी मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, वेलकम वेलकम सभी का वेलकम। और बच्चों जो भी नया बच्चा या फिर जो भी बच्चा इस सेशन में ज्वाइन होता जाए, बच्चों सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जब लाइक करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को ना हमारी मेहनत पसंद आ रही है, ठीक है। तो लाइक जरूर क्या कीजिए, ओके बच्चों। चलो देखो पढ़ते हैं। सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ with platforms like Facebook, Instagram and Twitter connecting people across the globe. सोशल मीडिया आज इस मॉडर्न वर्ल्ड का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, ठीक है। जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो हर एक देश को दुनिया से जोड़ते हैं। While it has revolutionized communication and information sharing, it also has significant impact on society, both positive and negative. जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया से कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को साझा करना बहुत ही इजीली हो गया है, एक क्रांति ला दी इसने एक तरीके से। लेकिन जहां इसके पॉजिटिव इंपैक्ट है ना वहां निगेटिव भी इंपैक्ट है सोसाइटी पे, है ना। तो चलो देखते हैं। ऑन अ पॉजिटिव साइड जब हम सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं, सोशल मीडिया अलाउस इंडिविजुअल्स टू स्टे इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस। हम चाहे कितनी भी दूर हों, सोशल मीडिया की वजह से हम अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ में एक तरीके से कनेक्ट रह पाते हैं, टच में रहते हैं। It provides a platform of for people express their thoughts, share ideas and connect with like-minded individuals. यानी कि ये जो है ना, रुको बच्चे कहेंगे सर जी बहुत जल्दी पढ़ रहे हो आप, थोड़ा धीरे से। बिल्कुल बिल्कुल देखो, it provides a platform for people to express their thoughts, share ideas and connect with like-minded individuals. यानी कि ये जो सोशल मीडिया है ना इसके माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, हम अपने विचारों को रख पाते हैं, हमारी सोच के जो लोग हैं हम उनके साथ में अपनी जो कम्युनिकेशन है वो कर पाते हैं। सोशल मीडिया ऑल्सो प्लेज अ विटल रोल इन राइजिंग अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज एंड हैज बिकम अ टूल फॉर एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म। बच्चों सोशल मीडिया की वजह से ना हम समाज में ना जागरूकता फैला सकते हैं, जो सामाजिक मुद्दे इनके बारे में इनको हम उठा सकते हैं, इसके लिए हमें एक मंच देता है ये। इट अलाउज पीपल टू वॉइस देयर ओपिनियंस, ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स एंड इवन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल चेंज। बच्चों ये जो है ना सोशल मीडिया, ये लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का, ठीक है, मूवमेंट्स करने का, अपना ग्रुप बनाने का, कम्युनिटी बनाने का, पॉलिटिकल चेंज लाने का भी हमें जो है ना ताकत देती है एक तरीके से, है ना, इस तरह से। अगला यहाँ पे है बच्चों ये रहा, हाउएवर द नेगेटिव इफेक्ट्स। अब हम इसके नेगेटिव इफेक्ट की बात करेंगे। However, the negative effects of social media are also evident. सोशल मीडिया के नकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट कंसर्निंग इश्यू इज इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। सबसे खतरनाक इसका जो परिणाम है वो होता है हमारे दिमागी हालत पे, मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। स्टडीज शो दैट एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, पर्टिकुलरली अमॉन्ग यंगर यूजर्स। जो यंगर यूज़र हैं अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे ना तो वो अपने आप को अकेला मानने लगते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन आने लगता है। द प्रेशर टू प्रेजेंट अ परफेक्ट लाइफ ऑन सोशल मीडिया कैन कंट्रीब्यूट टू लो सेल्फ स्टीम एंड बॉडी इमेज इश्यू। बच्चों हम क्या देखते हैं सोशल मीडिया पे कि आज इसने ये पोस्ट किया, आज इसने ये पोस्ट किया, हमारी लाइफ कैसी यार, लाइफ तो इनकी है, जिंदगी इसे कहते हैं। तो पता है इससे क्या होता है, जब हम तुलना करते हैं ना सोशल मीडिया पे लोगों को देख देख के, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है ना, हमें अपनी इमेज को लेके इश्यू बन जाते हैं हमारे अंदर। एडिशनली इसके साथ ही साथ या फिर इसके अलावा सोशल मीडिया कैन कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सही बात है भाई, सोशल मीडिया जो है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन को भी फैलाता है, गलत सूचना को। फेक न्यूज एंड मिसलीडिंग कंटेंट कैन क्विकली गो वायरल कॉजिंग कंफ्यूजन एंड हार्म। बच्चों जो फेक न्यूज़ होती है ना, मिसलीडिंग कंटेंट होता है, वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है ना। कोई भी मिसलीडिंग कंटेंट डालो तुरंत वायरल हो जाएगा, और कोई एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट हो वो जल्दी वायरल नहीं होता। पीपल में बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉल्स इंफॉर्मेशन विच कैन अफेक्ट देयर डिसीजन मेकिंग एंड व्यूज और इंपॉर्टेंट इश्यू। बच्चों
जब कोई भी मूवमेंट चल रहा हो, ऐसे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना गलत फैला दी जाए तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो आज के टाइम पे लोग गलत इन्फॉर्मेशन को बड़ी जल्दी ही मान लेते हैं, उसी के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। While social media has its benefit, it is important to use responsibly. जहां सोशल मीडिया के बेनिफिट्स हैं वहीं हमें इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए। बैलेंसिंग ऑनलाइन इंटरेक्शन विद रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप and being mindful of the content we consume can help minimize to negative effect and ensure it remains a positive force in society. बच्चों देखो, सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं लेकिन इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना जरूरी है। ऑनलाइन बातचीत, रियल वर्ल्ड के साथ में हमारे जो रिश्ते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बातचीत और रियल के जो हमारे रिलेशनशिप है इनके बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। ठीक है, हम जो कंटेंट देखते हैं, जो कंटेंट हम देखते हैं हमें उसे कंज्यूम करते हुए अपने आप को ना सचेत रखना चाहिए। ठीक है, अपने आप को दिमाग खुला रखना चाहिए एक तरीके से। तो ये चीजें हैं बच्चों सोशल मीडिया के बारे में। ओके, सो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। What is a positive impact of social media? बच्चों, सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, सकारात्मक प्रभाव है, वो क्या पड़ता है बच्चों? सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट जल्दी से बताएंगे। ठीक है, इट आइसोलेट्स पीपल फ्रॉम द रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप, इट अलाउज फॉर द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स स्टे इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट कॉज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। तो क्या होता है बच्चों? आंसर करेंगे जल्दी से। सी वाला हो जाएगा आशिफ, ठीक है, अजय, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं जी, बिल्कुल। ये है आपका कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, एक सेकेंड, हाँ, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स स्टे इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये जो होती है ना, ये व्यक्तियों को परिवार और दोस्तों के साथ में संपर्क करने में मदद करती है। ठीक है, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल मीडिया। तो बच्चों, सोशल मीडिया कैन रेज अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यू। सही बात है, सोशल मीडिया सामाजिक मुद्दों के बारे में हमारी जागरूकता को बढ़ा सकता है, बिल्कुल करेक्ट। इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। गलत बात है, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करता है। सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल चेंज। हाँ, इससे हम पॉलिटिकल चेंज ला सकते हैं। इट इम्प्रूव्स ओनली पॉजिटिव इंटरेक्शन। क्या इसके केवल सकारात्मक पक्ष ही है? गलत, इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ए वाला हो जाएगा, बिल्कुल। तुषार, गीतांजलि एंड नेबोलाज, ठीक है, 1 and 3, वेरी गुड, 1 and 3, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो बच्चों, पेपर में ना मे बी ये क्वेश्चन आपका अलग आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप इसकी जब प्रैक्टिस करोगे ना तो जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली अटेंड कर पाओगे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। तो बच्चों, मैं हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है इस पर सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो क्या पड़ता है बच्चों नकारात्मक प्रभाव? इट इंक्रीज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। ये हमारे अंदर अकेलेपन की भावना को विकसित करता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी भरता है हमारे अंदर एक तरीके से, है ना। हाउ डज सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट टू मिस इन्फॉर्मेशन। जो सोशल मीडिया है बच्चों, वो किस तरह से जो फर्जी खबरें हैं, जो भ्रामक सामग्री है, इसको वायरल करता है। ठीक है, सोशल मीडिया गलत सूचना को कैसे फैलाता है बच्चों? बाय मेकिंग फेक न्यूज एंड मिसलीडिंग कंटेंट गो वायरल। जो फर्जी खबरें होती है, फेक न्यूज होती हैं और जो भी मिसलीडिंग कंटेंट होता है उसको बहुत जल्दी वायरल करता है सोशल मीडिया, है ना। इस तरीके से आप करेंगे। ओके, हाँ जी सर, डी वाला हो जाएगा, वेरी गुड बच्चों, डी वाला। अब इसके एक एक नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं सारे के सारे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन सोशल मीडिया हेल्प राइज अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज। सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सोशल मीडिया किस प्रकार सहायक हो सकता है? तो सोशल मीडिया अलाउस इंडिविजुअल्स टू वॉइस देयर ओपिनियंस, ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन टू राइज अवेयरनेस एंड प्रमोट सोशल चेंज। सोशल मीडिया सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए, अपने मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अवेयरनेस को फैलाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा करने के लिए हमें ना कई सारे जो वो होते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इससे हमें एक मंच मिलता है, स्टेज मिलता है, एक तरीके से प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, इसके माध्यम से हम अवेयरनेस को फैला सकते हैं अबाउट सोशल इश्यूज। व्हाट कैन एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया लीड टू।
सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से क्या परिणाम हो सकते हैं बच्चों? तो एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन लीड टू फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। हम ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे तो हम अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे, एग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार होंगे, जिससे हमारे अंदर सेल्फ स्टीम, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। और साथ ही साथ ये मेनली जो यंगर यूज़र होते हैं, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 9वीं में हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है, ठीक है। व्हाट रोल डज सोशल मीडिया प्ले इन पॉलिटिकल चेंज? तो पॉलिटिकल चेंज में सोशल मीडिया कैसे रोल प्ले कर सकता है? सोशल मीडिया अलाउस इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। सोशल मीडिया जो है ना, वो हम जैसे लोगों को अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने का मौका देती है। ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स, हम मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन को फैला सकते हैं, विच कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस एंड ड्राइव चेंज। वाई इज इंपॉर्टेंट टू यूज सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबली? हमें सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करना क्यों चाहिए बच्चों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया हेल्प्स रिड्यूस इट्स निगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करके हम इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। सच एज मेंटल हेल्थ इश्यूज, जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उसको कम कर सकते हैं अगर हम सही से बैलेंसिंग उपयोग करेंगे इसका। जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है उसको रोक सकते हैं। इंश्योरिंग इट रिमेन्स टू पॉजिटिव टूल, हम इसको एक पॉजिटिव टूल के रूप में उपयोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला, वैसे तो मैंने आपको एक पेपर में ये करवा रखा है, लेकिन इस बार इसका कंटेंट थोड़ा सा अलग है, तो दैट्स वाई आप चाहें तो इसको पढ़ के बाद में, जैसे लाइव सेशन एंड हो जाएगा ना, या फिर जो बच्चा बाद में देख रहा है तो वो इसको पढ़ ले अच्छे से यहाँ पे, है ना, इसकी प्रैक्टिस कर ले। एक की मैंने आपको करवा दी है और ये आपका डेटाबेस रहने वाला है। ओके, ये देख सकते हैं, इसके ये क्वेश्चन है सारे के सारे। मैं आपको ना सीधा सेक्शन बी की तरफ लेके चलता हूं, ठीक है। ओके, तो यहां पे आप देख लीजिए बच्चों, हमारे इस पेपर का जो अगला सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन नंबर बी, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का वो शुरुआत हो जाएगा और ये 20 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम 10 नंबर की ग्रामर करेंगे, ठीक है, 10 नंबर की ग्रामर करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंप्लीट एनी 10 ऑफ द 12 क्वेश्चन फॉलोइंग एज डायरेक्ट। एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कितने 10 के आंसर करने हैं। ओके, तो सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, जो मैं पूछूंगा सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि फिल इन दी ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो वो ऑप्शन कौन सा होगा ये हमें बताना है। जैसे बाय द टाइम द गेस्ट अराइव the organizers dash finished all the arrangements। जब तक मेहमान पहुंचे, ऑर्गेनाइजेशन के आयोजकों ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली थी, ठीक है। तो क्या है बच्चों कि जब तक गेस्ट पहुंचे तब तक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने सारे के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए थे, है ना। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है कि कर लिए थे एक तरीके से, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ओके, हर्षिता सी आया है, अजय का बी है, सानिया बी, ये कौन है, कंचु एच कहाँ से आ गया भाई, विल हैव, माइन ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे ना विल हैव उपयोग होगा। क्या होगा बच्चों? विल हैव उपयोग। अब ये भी बताता हूँ क्यों होगा। तो देखो बच्चों, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव फिनिश्ड, यहाँ पे हम विल हैव फिनिश्ड उपयोग करेंगे। यूज बिकॉज एक्शन फिनिशिंग अरेंजमेंट, जो एक्शन है ना कि अरेंजमेंट फिनिश हो चुके हैं, मतलब फिनिश हो रहे हैं, विल बी कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर इवेंट गेस्ट अराइविंग, है ना। गेस्ट के अराइव होने से पहले जो अरेंजमेंट थे वो हो चुके थे, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे हम विल हैव का उपयोग करेंगे बच्चों, ठीक है। नाउ मे बी अब आप समझ गए होंगे किस लिए उपयोग हुआ है। चलिए, अब यहाँ पे बच्चों हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें मैं एरर को आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं कितने बच्चों का एरर पता है इसमें से। देखो, I have known her since 5 years, but we only become good friends recently। यानी कि मैं उसे ना तकरीबन 5 सालों से जानता हूँ या जानती हूँ, जो भी है, जानता हूँ, आई है ना, शी नहीं है, आई है, ठीक है। तो मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ, लेकिन हम हाल ही में अच्छे दोस्त बने हैं। तो यहाँ पे क्या उपयोग होगा बच्चों? ठीक है, मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ, लेकिन हम दोस्त अच्छे अभी बने, रिसेंट में ही। तो इसमें क्या एरर है बच्चों? इसमें क्या एरर है? तुषार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है।
एरर है सिंस, ठीक है, एरर सिंस है, लेकिन करेक्शन क्या है, फोर है। लेट मी चेक, बिल्कुल एरर क्या है बच्चों, सिंस है, एंड करेक्शन होगा आपका फोर। अब क्यों, क्योंकि देखो फोर इज यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम 5 years while since is used with specific point of time। जब हम किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहां पे हम फोर उपयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम के, जैसे कि मान लीजिए 10 दिन पहले, है ना, या फिर किसी डेट की बात आएगी, तब हम सिंस का उपयोग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को ना रिपोर्टेड कन्वर्सेशन में यहाँ पे बताना है। तो देखो बच्चों क्या कहा गया, जॉन कहता है आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी। तो जॉन जो है ना वो लिसा से पूछता है, क्या पूछता है, मैं आज शाम को ना टहलने की सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। लिसा, आई वुड लव टू डू बट आई हैड ऑलरेडी प्लान, बट आई ऑलरेडी हैव प्लान्स। मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं तुम्हारे साथ जाऊं, लेकिन मेरे पास पहले से मेरे काम बहुत हैं। अब इसको ना मैं रिपोर्टेड कन्वर्सेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जॉन मेंशन दैट ही वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक दैट इवनिंग एंड आस्क इफ लिसा वुड लाइक टू ज्वाइन हिम। तो ये तो हो गया जॉन का रिपोर्टेड, कि जॉन मेंशन दैट ही वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ वॉक दैट इवनिंग एंड आस्किंग इफ लिसा वुड लाइक टू ज्वाइन हिम। फिर लिसा ने क्या किया, लिसा ने रिप्लाई दिया, लिसा रिप्लाइड दैट शी वुड लव टू डू बट शी ऑलरेडी हैड प्लान्स। उसने कहा कि मुझे चलना अच्छा लगता है लेकिन मेरे पास मेरे प्लान्स हैं, है ना, इस तरीके से। अब फिर से बच्चों यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारा फिल ब्लैंक्स का। क्वेश्चन है सी डैश वेरी सरप्राइज्ड व्हेन शी हियर्ड द न्यूज ऑफ हर प्रमोशन। वो अपनी प्रमोशन की बात को सुनी, उसने जब सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा कि शी वेरी सरप्राइज्ड व्हेन शी हियर्ड द न्यूज़ ऑफ हर प्रमोशन। तो इसमें क्या उपयोग होगा बच्चों, देखते हैं कितने बच्चों को आंसर पता है। क्या उपयोग होगा, सारे बच्चे बताएंगे। वॉज उपयोग होगा अकॉर्डिंग टू राकेश, ओके, वॉज उपयोग होगा राकेश, मंजीत, ठीक है, अजय, मंजी, और ये कौन है, सुनीता, आपने सी बताया है। मोस्ट ऑफ द बच्चे वॉज बता रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये वॉज क्या है, ये एक टाइम पीरियड में चला जाता है ना, जो इसलिए कि पास्ट की ये घटना है कि वो ना अपनी प्रमोशन की बात सुन के खुश हो गया था, है ना, दैट्स वाई यहाँ पे वॉज उपयोग होगा। वॉज इज यूज्ड हेयर बिकॉज द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। अब पता है बच्चों की ना एक शिकायत है मुझसे, सर जी आपने ये जो ग्रामर के क्वेश्चन करवा रहे हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो सर काफ़ी इजी हैं, है ना, काफ़ी इजी है ना। तो बच्चों एक चीज़ मैं कंफर्म करूं, जो जितने इजी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं, बस 10 to 20% ही हार्ड आएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 to 20% ही हार्ड आएंगे। सिर्फ मैं ग्रामर की बात कर रहा हूँ, केवल ग्रामर की, बाकी सब तो जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे ही आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा इजी करवाने का ये मतलब है कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, आपसे जब मैं पूछूं तो आप आंसर कर सकें, इससे ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मैं भी एग्जाम अब कर सकता हूँ अच्छे से, दैट्स वाई। अब मान लो मैं आपको ना 3-3 सेंटेंस का एक वो दूँ ला के, है ना, फिर तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि सर जी पढ़ा क्या रहे हैं, क्या हम चूज करें इसमें से क्या है क्या नहीं, दैट्स वाई बच्चों, ठीक है। तो इसकी चिंता मत करो। अब देखो जैसे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें फिर से है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, इफ वी डैश अर्लियर वी कुड हैव अवॉइड द ट्रैफिक जैम। ये वैसे क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, है ना, इसी टाइप का था कि ट्रैफिक जैम के मामले में ही अगर हम पहले पहुंच जाते तो हम ट्रैफिक जाम से बचते, यानी कि हम पहले निकलते या फिर पहले करते तो हम ट्रैफिक जाम से बच सकते थे, है ना। तो इस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, डी आएगा, डी आएगा, विल हैव। अब देखो बच्चों ये जो है ना वी के साथ में विल हैव, वी के साथ विल हैव नहीं, विल हैव तो नहीं आएगा, वी के साथ विल हैव तो आएगा ही नहीं, ठीक है। इफ वी लीव अर्लियर नहीं, लीव भी नहीं आएगा। इफ वी लेफ्ट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा हैड लेफ्ट, ठीक है। इफ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी कुड हैव अवॉइड द ट्रैफिक जैम, ठीक है, अगर हम जल्दी निकलते तो हम ट्रैफिक जैम से निकल सकते थे। जैसे कि द थर्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज द पास्ट परफेक्ट
हैड लेफ्ट टू एक्सप्रेस अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट। ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बच्चों, कि अगर हम जल्दी निकले होते हैं तो हम जाम से बच जाते हैं। ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये जो क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट है ना, हैड लेफ्ट, ये उपयोग होगा। ठीक है, अगेन बच्चों एरर फाइंड करना है हमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शी सेड दैट शी विल बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना जो हमारा अटेंड शब्द है, ठीक है, अटेंड और मीटिंग, इसमें ना दो जगह आईएनजी उपयोग हो रही है ना, अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो। तो इसमें करेक्शन क्या हो जाएगा, अटेंडिंग, या फिर क्या करेक्शन होगा, करेक्शन क्या है बच्चों, विल बी अटेंडिंग की जगह हो जाएगा वुड बी अटेंडिंग। ठीक है, शी सेड शी विल बी अटेंडिंग। तो यहाँ पे क्या है, जब हम ये बोल दिए ना कि भाई शी सेड दैट, कि उसने कहा कि वह कल मीटिंग में भाग लेगी, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन रिपोर्टिंग फ्यूचर इवेंट्स इन पास्ट विल चेंज टू वुड। जब हम फ्यूचर इवेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, फ्यूचर इवेंट्स इन पास्ट, पास्ट में जो हुआ था इस तरीके से, तो हम विल को चेंज कर देंगे वुड में, है ना, दैट्स वाई यहाँ पे वुड बी अटेंडिंग आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 7th। अब इसको पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना। दे वर अपसेट बिकॉज द मैनेजर डैश इन्फॉर्म्ड टीम अबाउट द चेंज इन द शेड्यूल। वे परेशान हो गए क्योंकि मैनेजर ने उन्हें शेड्यूल के बदलाव के बारे में सूचित किया था। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, सात्विक आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा। ओके, देख रहा हूं कि मैं बहुत सारे बच्चे ठीक ठाक आंसर कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे ठीक ठाक आंसर कर रहे हैं। हैड नॉट आएगा या डिड नॉट आएगा, क्या आएगा बच्चों। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th है, यहाँ पे बेसिकली पता है क्या आएगा, ओनली हैड आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ओनली हैड। क्या, दे वर अपसेट बिकॉज द मैनेजर हैड इन्फॉर्म्ड दैट अबाउट दिस चेंजेस इन द शेड्यूल। ठीक है, तो क्या है, अरे कहाँ चला गया भाई, वापस आ जा। हाँ एरर, हाँ हैड आएगा, देखो कैसे, द परफेक्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट टेंस हैड नॉट इन्फॉर्म्ड इज यूज्ड, द एक्शन इन्फॉर्मिंग देम हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। एक सेकेंड, ये हैड नहीं आएगा, बिल्कुल सही कहा था, हैड नॉट आएगा यहाँ पे। ठीक है, कि हैड नॉट इन्फॉर्म्ड, हमें बताया ही नहीं, है ना, कि हमारे चेंज होने वाले कुछ इस तरीके से, तो इसलिए यहाँ पे ये यूज होगा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा। अब फिर से हमें इस एक जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उससे रिपोर्ट क्वेश्चन में, रिपोर्ट कन्वर्सेशन में हमें चेंज करना है, किसमें, रिपोर्ट कन्वर्सेशन में चेंज करना है ना, हाँ रिपोर्ट कन्वर्सेशन में। चलो चेंज करते हैं बच्चों, देखो आंसर पहले क्वेश्चन पढ़िए। माइकल कहता है आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू जॉब ऑन मंडे। माइकल कहता है मैं अपनी नई जॉब मंडे से शुरुआत करने वाला हूँ। ठीक है, डेविड कहता है दैट्स ग्रेट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं स्टूडेंट, जैसे मैं लिख दूँ टीचर, आई एम गोइंग टू टीच यू लाइव क्लास टुडे एट 9:30 AM। ठीक है, आप लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे यस सर वी विल डेफिनेटली ज्वाइन, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसको रिपोर्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो देखो रिपोर्ट में चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है। जो आपका नाम है उसको पहले लिख दो मेंशन्ड। ठीक है, ठीक है, मेंशन लिख दो। तो जैसे कि हमारा नाम है माइकल और मैंने लिख दिया मेंशन दैट, मेंशन दैट। तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सेंटेंस के अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि वॉज गोइंग टू, ठीक है, विश बिकम्स विश्ड। ठीक है, यहाँ पे ना जो आई एम गोइंग टू है वो चेंज हो जाएगा किसमें, वॉज गोइंग टू में, और जो विश है वो चेंज हो जाएगी विश्ड में। ठीक है, रिपोर्टेड है यानी कि रिपोर्ट में बेसिकली थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसमें, दैट्स वाई। तो माइकल मेंशन दैट ही वाज गोइंग टू स्टार्ट हिज न्यू जॉब ऑन मंडे। माइकल ने बेसिकली बताया कि वो सोमवार को अपनी नई शुरुआत करने जा रहा है नौकरी की। एंड डेविड विश्ड हिम ऑल द बेस्ट, या फिर ये लिख सकते हैं कि डेविड रिप्लाई विश हिम ऑल द बेस्ट। ठीक है, दैट्स ग्रेट, विश हिम ऑल द बेस्ट, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर है 9th, सारे बच्चे आंसर करेंगे। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आई होप आपको आता भी होगा।
है ना। सारे बच्चे एक बार आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन इज दैट कि शी डैश लिव इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years बिफोर शी मूव्ड टू शिकागो। वह शिकागो जाने से पहले न्यूयॉर्क में तकरीबन 5 सालों तक रही थी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? शी हैड बीन, शी वॉज, शी हैज, शी इज। इज तो आएगा नहीं, है ना। हैज भी नहीं आएगा। वॉज या हैड बीन इसमें से कोई आएगा, ठीक है। वॉज या फिर हैड बीन इसमें से कोई एक आएगा बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चों को पता है। इसमें से एक ही आएगा। आंसर करेंगे सारे बच्चे। और वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पे आएगा हैड बीन, बिल्कुल। अब हैड बीन क्यों आएगा, जिससे नहीं पता उसके लिए सुना दूं। देखो, हैड बीन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन लिविंग इज यूज्ड टू शो एन ऑन गोइंग एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, है ना। इसलिए हम यहाँ पे उपयोग करेंगे बच्चों हैड बीन का। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 10th। इसका आंसर चलिए देख लिया है, कोई बात नहीं। द टीम डैश फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइंस, ठीक है। द टीम हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइंस। टीम ने समय सीमा से पहले ही अपना पूरा काम कर लिया था, ठीक है। द पास्ट परफेक्ट टेंस हैड फिनिश्ड shows that the action was completed before a specific time in past like the deadline, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। चलो एक और रिपोर्टेड कन्वर्सेशन करते हैं बच्चों, ठीक है। एक और रिपोर्टेड कन्वर्सेशन करते हैं। देखो, टीचर कहता है, जैसे अभी मैं आपको बता था टीचर स्टूडेंट का। टीचर कहता है व्हाई डिड नॉट यू सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम। तुमने अपना होमवर्क जो है वो समय पे क्यों नहीं दिया। स्टूडेंट कहता है I was feeling unwell yesterday and I could not finish it. मेरी ना तबीयत खराब थी कल, इसीलिए मैं पूरा नहीं कर सका। अब इसी को रिपोर्ट कन्वर्सेशन में चेंज करना है, तो लिखेंगे द टीचर आस्क, ठीक है। द टीचर आस्क पूछा उसने किससे? स्टूडेंट से। द टीचर आस्क व्हाई द स्टूडेंट हैड नॉट सबमिटेड द होमवर्क ऑन द टाइम, ठीक है। उसने पूछा कि बच्चे ने अपना जो होमवर्क है वो टाइम पे क्यों नहीं दिया, ठीक है, पूरा किया। द स्टूडेंट एक्सप्लेन्ड दैट, फिर स्टूडेंट एक्सप्लेन करता है ही हैड बीन फीलिंग अनवेल द प्रीवियस डे एंड कुड नॉट फिनिश। द पास्ट टेंस इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे करके आप लिख देंगे और इजीली आपका ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है I did not expect him to be so dash when he heard the bad news, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बुरी खबर सुनकर वह इतना डैश हो जाएगा, ठीक है। क्या वो अपसेट हो जाएगा, अपसेटिंग हो जाएगा, अपसेटेड हो जाएगा या फिर अपसेटफुल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मुझे इतना भरोसा नहीं था, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी बुरी खबर सुन के क्या हो जाएगा उसके, है ना। तो ये हमें बताना है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। अपसेटेड। अपसेटेड थर्ड फॉर्म किस लिए आएगी भाई? थर्ड फॉर्म थोड़ी ना आएगी। दीपा मिश्रा, तुषार, ठीक है, नेबुलाज, हनी, अरुण, सुनीता, शाहिल, ठीक है, फैल्कन गेमिंग, वेरी गुड वेरी गुड। FGO, कंचू यादव, मोस्ट ऑफ द बच्चों के राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर है। अपसेट उपयोग होगा क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस है ना, इसीलिए। तो देखेंगे अपसेट। अपसेट इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग द फीलिंग इन द सेंटेंस। यहाँ पे जो फीलिंग है उसको यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कर रहा है ना। ये है ग्रामर। तो बच्चों एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि जैसे मैंने आपको थोड़ी सी इजी ग्रामर की प्रैक्टिस करवाई है, ठीक है, थोड़ी इजी ग्रामर की प्रैक्टिस, तो क्या आपको ये थोड़ी बहुत समझ में आई ढंग से? ठीक है, थोड़ी बहुत इजी ग्रामर करवाई है मैंने आपको, क्या ये ग्रामर आपको समझ में आई है? एक बार बताएंगे सारे बच्चे। ग्रामेटिकल पार्ट आपका कुछ इसी तरीके का रहने वाला है, ओके, ऐसा ही रहेगा। हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, यही सुनना था मुझे, यही सुनना था। चलो नेक्स्ट, अब राइटिंग वाले पार्ट को देखते हैं बच्चों, ठीक है, राइटिंग वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। 10 मार्क्स का रहेगा ये। और राइटिंग वाले पार्ट में देखिए मैंने आपको ना
हमेशा बताया कि राइटिंग वाले पार्ट में ना आपके 3 टॉपिक होंगे। सर ये कौन से? एक टॉपिक होगा आपका पैराग्राफ का, जो कि क्वेश्चन 4 में 2 पैराग्राफ के आपके टॉपिक होंगे, इसमें से कोई एक करना होगा। ठीक है, अभी मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। दूसरा जो टॉपिक है ना क्वेश्चन नंबर 5 में, वो रहेगा आपको स्टोरी लिखनी होगी। ठीक है, और तीसरा टॉपिक होगा आपका डायरी एंट्री का। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं पैराग्राफ राइटिंग की कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी। टाइटल के लिए कम से कम 2 से 3, वो स्टोरी होती है ना, इसके लिए 2 से 3। डायरी एंट्री के लिए भी 2 से 3 आपको मैं डायरी एंट्री सिखाऊंगा कैसे करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पैराग्राफ राइटिंग से। सो राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स ऑफ, यहाँ से शुरुआत हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन 4 देखिए कि अटेम्प्ट एनीवन ए एंड बी 120 वर्ड्स 5 मार्क्स। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से तरीके से। क्या लिखा हुआ है? डायरी एंट्री इजी है, बिल्कुल बहुत ही इजी है। इवन जितने भी आपकी ग्रामेटिकल है ना 9th क्लास की, काफ़ी इजी है बच्चों। हार्ड तो 10वीं में और 11वीं में आती है। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा हुआ है पहले वाले में। स्पोर्ट्स डे एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। मतलब कि जो स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट्स प्ले, खेल जो होता है, वो एक स्टूडेंट के फिजिकली एंड मेंटली डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिस्कस हाउ पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स कैन improve फिटनेस, टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स while contributing to ओवर वेलबिंग। चर्चा कीजिए कि खेलों में भाग लेने से फिटनेस, टीम वर्क, नेतृत्व कौशल में सुधार हो सकता है। ठीक है, कैसे होता है इसी बारे में, और ये हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाता है। राइट ए पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स बेस्ड ऑन द टॉपिक, और आपको टाइटल भी देना है। तो टाइटल क्या है? स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस, है ना। तो लिखेंगे बच्चों इस तरीके से। हमारा टाइटल क्या बन गया? टाइटल बन गया द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन अ स्टूडेंट लाइफ, यानी कि द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन अ स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? स्पोर्ट्स प्ले अ विटल रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ बाय प्रमोटिंग फिजिकल हेल्थ एंड टीचिंग इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। खेल एक स्टूडेंट के शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाकर छात्र के जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेगुलर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स हेल्प्स इंप्रूव फिटनेस, कोऑर्डिनेशन, स्टेमिना विच आर क्रूशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग। रेगुलर जब हम पार्टिसिपेशन करते हैं बच्चों स्पोर्ट्स में, तो इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है, हमारी तालमेल की जो शक्ति है वो अच्छी बनती है, स्टेमिना हमारा अच्छा बनता है, हम इवन हमारा जो ओवरऑल स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। Sports also teach discipline, teamwork, leadership. As a student learn to work together, sports each other to achieve a common goal. बच्चों स्पोर्ट जब हम खेलते हैं ना, तो ये हमारे अंदर डिसिप्लिन को डेवलप करता है, एक टीम के साथ में कैसे काम करता है, एक लीडरशिप जो होती है एक बच्चे के अंदर, उसको भी भरता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये ना एक कॉमन गोल होता है, जैसे कि हमें जीतना है ना, तो ऐसे कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक टीम को जो है ना ये प्रभावित भी करता है। इन एडिशन, इसी के साथ ही साथ स्पोर्ट्स प्रोवाइड एन आउटलेट फॉर स्ट्रेस, अलाउिंग स्टूडेंट टू अनवाइंड एंड रिलैक्स आफ्टर एकेडमिक वर्क। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं ना बच्चों, तो इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। जैसे आपके पेपर वगैरह हो रहे हैं अभी, तो ऐसे में जब आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगे तो आप थोड़ा सा बाहर घूम पार्क वगैरह में जाइए, किसी खेल को खेलिए, तो इससे ना आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। They also boost confidence and self-esteem, especially when students achieve personal goals or win competitions. ठीक है, यानी कि जो छात्र वगैरह होते हैं, ठीक है, इनके अंदर ही कॉन्फिडेंस को भरता है, और ख़ास करके तब जब वो अपने किसी पर्सनल गोल्स को पूरा कर रहे होते हैं, कंपटीशन में जीतते हैं तब। ठीक है, लाइक इन स्कूल, जब हम जैसे स्कूल की बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स फोस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी and school spirit creating a positive environment for learning and personal growth. बच्चों हम अगर स्कूल की बात करें, ठीक है, तो खेल एकता और स्कूल की भावना को बढ़ावा देते हैं, जिससे सीखने और हमारा जो व्यक्तिगत विकास है ये अच्छा बनता है। ठीक है, ओवरऑल बात करें तो स्पोर्ट्स आर नॉट जस्ट लाइक अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज बट ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग कैरेक्टर एंड लाइफ स्किल। स्पोर्ट्स का कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ तो ये केवल फिजिकली कोई वो नहीं है, फिजिकली एक्सरसाइज ही नहीं, बल्कि ये हमारे कैरेक्टर को भी डेवलप करती है, हमारे अंदर कई सारी स्किल्स जो होती हैं उससे भी डेवलप करती है ना। इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके बच्चों, जी सर। चलो
अब हम दूसरे वाले को देख लेते हैं बच्चों। तो अब इसी में दूसरा हमारा जो पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक है वो क्या है? टीम वर्क इज एन इसेंशियल स्किल दैट हेल्प्स अचीव कलेक्टिव गोल्स। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन अचीविंग सक्सेस, द क्वालिटीज दैट मेक अ गुड टीम प्लेयर एंड हाउ टीम वर्क कंट्रीब्यूट टू पर्सनल ग्रोथ। राइट अ पैराग्राफ। यानी कि बच्चों हमें किस बारे में लिखना है कि टीम वर्क जो होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट कौशल होता है ना। टीम वर्क, इसके टीम वर्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक अच्छा खिलाड़ी के बनने के लिए गुड क्या होते हैं, है ना। कुछ ऐसे इसी के टारगेट को करते हुए आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। तो क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक है द वैल्यू ऑफ टीम वर्क। ठीक है, क्या है टॉपिक? टीम वर्क का मूल्य। तो लिखेंगे टीम वर्क इज इसेंशियल फॉर अचीविंग कलेक्टिव गोल्स एज इट ब्रिंग्स टुगेदर डाइवर्स स्ट्रेंथ एंड पर्सपेक्टिव्स। टीम वर्क जो है वो सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह, देखो टीम में ना हर एक का ना अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, है ना। तो वो एक साथ लाता है ये टीम वर्क। इन अ टीम ईच मेंबर कंट्रीब्यूट्स देयर यूनिक स्किल एंड नॉलेज विच हेल्प्स इन कंप्लीटिंग टास्क मोर इफिशिएंटली एंड क्रिएटिवली। ठीक है, जो टीम होती है ना वो मेंबर्स को कंट्रीब्यूट, क्या नाम है, टीम जो होती है ना वो प्रत्येक सदस्य को अपने अपने उनकी जो यूनिक स्किल्स हैं, जो यूनिक उनकी नॉलेज है, उसके माध्यम से अपने टारगेट को अचीव करने में मदद करती है ना। और भी वैसे लिखे हुए हैं कुछ पॉइंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैं 1 से 2 और पैराग्राफ राइटिंग की दिखा देता हूँ। जैसे कि एक पैराग्राफ राइटिंग है यहाँ पे, अ फेस्टिवल आई एंजॉयड द मोस्ट। ठीक है, जैसे मैंने दिवाली के ऊपर लिखा है यहाँ पे एक पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, और दिवाली के ऊपर आपकी स्टोरी राइटिंग भी आ सकती है। अ फेस्टिवल आई एंजॉयड द मोस्ट मैंने होली के ऊपर एक और लिख दिया, है ना। ये आप देख सकते हैं होली के ऊपर है आपका। ओके, इजीली आप देख सकते हो, बहुत सारे पैराग्राफ राइटिंग आपको मैंने करवाए हुए हैं। ओके, एक और है द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बच्चों इसके ऊपर आपकी डायरी एंट्री भी आ सकती है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंस क्या होती है टाइम मैनेजमेंट की इस बारे में, है ना। तो देख सकते हैं मैंने पैराग्राफ लिख रखा है बच्चों टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। इसके अलावा आप देखेंगे तो द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, इसके ऊपर भी मैंने पैराग्राफ राइटिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं बच्चों, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ राइटिंग है। जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, मोस्ट ऑफ द ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे हुए जो टॉपिक हैं वो हैं। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन सोसाइटी, एडवर्टाइजिंग का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरीके से। ओके, तो और भी देखेंगे। ठीक है, ये रहा द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट, सोशल मीडिया का स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ता है बच्चों। ठीक है, और बेनिफिट क्या होता है बच्चों ट्रैवलिंग का, तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 5 को, जिसमें हम बनाएंगे एक स्टोरी सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन 5 में सबसे पहले हम लोग एक स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? स्टोरी बनाएंगे 100 to 120 वर्ड्स की। ठीक है, आई हैड ऑलवेज वांटेड अ रोबोट एज ए बेस्ट फ्रेंड। मुझे हमेशा से ना एक रोबोट चाहिए था। क्या चाहिए था? एक रोबोट चाहिए था जो कि मेरा दोस्त बने, सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहता था। वन डे माई ड्रीम केम ट्रू, मेरा सपना एक दिन सही तब हुआ जब व्हेन आई फाउंड एन ओल्ड रोबोट इन माई गैरेज, जब मुझे ना गैराज में एक पुराना रोबोट मिला। ही वॉज रस्टी बट आई न्यू ही हैड पोटेंशियल। सून वी वर इंस्पिरेबल एंड एवरी डे वॉज अ न्यू एडवेंचर। ठीक है, उसमें जंग लग चुकी थी, लेकिन मुझे पता था उसमें अभी भी क्षमता है। जल्दी ही हम एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ गए और हर दिन हमारे लिए एक नया रोमांच था, है ना। तो एक रोबोट के साथ में एक बच्चे का जो भी उसका महसूस किया है, जो भी उसने किया, उसी के बारे में स्टोरी हमें तैयार करनी है। तो चलो स्टोरी तैयार करने के लिए टॉपिक क्या है? अ रोबोट बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, या फिर द बेस्ट फ्रेंड माई रोबोट, ऐसे करके बता सकते हैं। तो टाइटल दे दिया हमने। अब शुरुआत करेंगे। देखो जो लाइनें शुरुआत की हमने अभी पढ़ी हैं, पहले तो आप वो लिख देंगे सारी की सारी, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ तक ये वही लाइन्स हैं जो हमारी स्टोरी के हैं, सारी की सारी वही लिख देंगे। वी वॉन्ट, लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, हो सकता है तो स्टोरी में पता क्या होगा, जैसे कि देखो स्टोरी में ये भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये तो मैंने ना आपको एक नॉर्मली स्टोरी के ऐसे सेंटेंस दे दिए कि आपको ना यहाँ से आगे शुरुआत करनी है। एग्जाम में हो सकता है जैसे एक सेंटेंस दे दिया जाए, 2 सेंटेंस ऐसे दे दिए जाए, 3 ऐसे, चौथा सेंटेंस ऐसे, और आपसे बोला जाए कि इनको यूज करना है अपनी स्टोरी में, है ना। इनको इन सेंटेंस को यूज करना है अपनी स्टोरी में। तो बच्चों याद रखना, फिर आपको जैसे मैंने शुरुआत की वैसे नहीं करना है, फिर आपको सेंटेंस को बनाना पड़ेगा, अपनी स्टोरी खुद बनानी पड़ेगी पूरी की पूरी।
अभी क्या है, जैसे मैंने ये दे दिया है तो यहाँ से आगे स्टोरी बनानी है, ठीक है ना। तो एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। वी वेंट टू पार्क, प्लेड गेम्स एंड इवन सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर। मैं और मेरा रोबोट, हम लोग पार्क जाते हैं, वहाँ खेल खेलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। द रोबोट कुड डू अमेजिंग थिंग्स। ये रोबोट बहुत ही अद्भुत काम कर सकता था, जैसे लाइक हेल्प विद माई होमवर्क एंड फिक्स अराउंड द हाउस, ठीक है, फिक्स थिंग्स अराउंड द हाउस। ये ना मेरी होमवर्क में मदद करता था, मेरे आसपास के घर की चीज़ों को ठीक कर देता था। एक दिन ही इवन सेव्ड माई लिटिल सिस्टर फ्रॉम फेलिंग ऑफ अ स्विंग। यानी कि एक दिन ना मेरी बहन झूला झूल रही थी और वो गिरने ही वाली थी, तब इसने उसकी जान बचा ली, ठीक है। ही वॉज नॉट जस्ट अ मशीन, ये कोई मशीन ही नहीं, ही हैड बिकम द ट्रू फ्रेंड, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वी शेयर्ड मैनी हैप्पी मोमेंट्स एंड आई न्यू ही वुड ऑलवेज बी माई साइड। मैंने उसके साथ में बहुत ही खुशी के पल साझा किए हैं और मुझे पता था कि वह हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। और भी इसमें आप अपनी तरफ से कुछ बातों को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। अब मैं आपको कुछ और जो स्टोरी राइटिंग है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि एक स्टोरी राइटिंग है द मिसिंग होमवर्क, कि मेरा जो होमवर्क है वो मिस हो गया था, उस मामले में आप देख सकते हैं ये स्टोरी राइटिंग है हमारी, है ना, द मिसिंग ऑफ होमवर्क, ठीक है, इस तरीके से। और देखेंगे बच्चों तो ये है हमारा यहाँ पे एक और टॉपिक स्टोरी राइटिंग का, माई फेवरेट हॉलीडे, माई फेवरेट हॉलीडे मेमोरी, ठीक है। जैसे बीच पे जाना, कुछ भी आप बना सकते हैं बच्चों। एक और स्टोरी राइटिंग का टॉपिक दिखा देता हूँ, अ सरप्राइज पार्टी बर्थडे। और ये टॉपिक आपका ना डायरी एंट्री में भी आ सकता है, ठीक है। अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी डायरी एंट्री में भी आ सकता है, याद रखिएगा, ओके। चलो अब हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, सेकंड वाले को, जो कि है डायरी एंट्री। तो क्या है डायरी एंट्री, देखो, यू आर आरव निशा स्टडिंग इन क्लास 9th। आपका नाम आरव है, अगर बॉय है, गर्ल है तो आपका नाम निशा है। टुडे यू रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ टीचर। आज आपको आपके टीचर से एक अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट मिला है। राइट ए डायरी एंट्री अबाउट हाउ इट मेड यू फील इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है कि जब आपको आपके टीचर ने कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है, आपकी तारीफ की, है ना, आपकी तारीफ की, तो आपको कैसा महसूस हुआ, है ना, इसके बारे में डायरी एंट्री करनी है। तो चलो बच्चों करते हैं डायरी एंट्री। ओके तो देखो बच्चों, डायरी एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमारा टॉपिक होना चाहिए। तो टॉपिक क्या है, रिसीविंग एन अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ टीचर। शिक्षक से एक अनएक्सपेक्टेड जो प्रशंसा थी वो मिली। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपकी जो डेट है, ठीक है, किस दिन आप ये डायरी एंट्री लिख रहे हो। तो डेट है 28 फरवरी, जैसे मैंने आज की डेट डाल दी है 28 फरवरी 2025। फिर लिखेंगे डियर डायरी, समथिंग अमेजिंग हैपन टुडे। आज कुछ अद्भुत हुआ। टुडे यहाँ पे लिख सकते हैं विद मी, या फिर इन टुडे समथिंग हैज अमेजिंग हैपन, इस तरीके से। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, माई टीचर कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई रिसेंट प्रेजेंटेशन। मेरी शिक्षिका जो थी, ये एज ए गर्ल लिखा जा रहा है, मेरी शिक्षिका जो थी उसने मुझे मेरी प्रेजेंटेशन के लिए प्रशंसा की। शी सेड आई डिड अ ग्रेट जॉब एंड दैट शी वाज रियली इम्प्रेस्ड विद हाउ वेल आई स्पोक। ठीक है, वो कहती है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया और मैं बहुत खुश हूं कि आज तुमने जो भी बोला वो बहुत अच्छा था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट एंड इट मेड मी फील सो हैप्पी। मुझे मेरी टीचर से ये आशा नहीं थी कि वो मेरी इतनी तारीफ करेंगी, है ना। दैट्स वाई आई फील सो एंड सो एंड सो हैप्पी। हर वर्ड्स रियली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस एंड मेड मी रियलाइज हाउ मच अ सिंपल कॉम्प्लीमेंट कैन मोटिवेट समवन। ठीक है, जब उन्होंने मुझसे ये कहा ना तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और तब मुझे ये पता चला कि कैसे हमारा छोटा कॉम्प्लीमेंट भी किसी के लिए मोटिवेशन का कारण बन सकता है। इट फेल्ट ग्रेट टू बी अप्रिशिएटेड फॉर द एफर्ट आई पुट इनटू माय वर्क। ये आई फील ग्रेट टू अप्रिशिएट फॉर द एफर्ट आई पुट माय वर्क, यानी एंड नाउ आई फील इवन मोर डिटरमिनेड टू कंटिन्यू इम्प्रूविंग। उन्होंने मेरे काम को सराहा, ठीक है, और मैंने अपने जो भी काम किए थे मैंने खुद अपनी प्रशंसा की, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं आगे भी
इसमें काम करता रहूँगा और इम्प्रूव करती रहूँगी इस तरीके से। दिस कॉम्प्लीमेंट गिव मी अ मोटिवेशन टू डू एवर बेटर इन माई स्टडीज़। इस कॉम्प्लीमेंट ने मुझे मोटिवेट किया और साथ ही इस मामले में भी कि अब मैं अपनी पढ़ाई में भी अच्छा करूँगी। आई कांट वेट टू कीप वर्किंग हार्ड एंड इम्प्रेस माई टीचर्स अगेन। अब मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है कि मैं अब और ज़्यादा तेज़ी से हार्ड वर्क करूँ और अपने को भी और अपने टीचर्स को भी इम्प्रेस करूँ। विद ग्रेटिट्यूड, आरव या निशा, जैसे भी आप लिखना चाहे वो लिखेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा हो जाता है। ओके बच्चों, तो एक बार सारे बच्चे मुझे ये बताएं, जल्दी से सारे बच्चे बताएं कि क्या आपको डायरी एंट्री के कम से कम 2 एग्जाम्पल और देखने हैं। एक बार सारे के सारे जब बच्चे जल्दी से मुझे ये बताएं कि डायरी एंट्री के लिए आपको 1 से 2 एग्जाम्पल और देखने हैं, जल्दी बताएंगे। ठीक है, डायरी राइटिंग के लिए यस सर जी, 1 से 2 और दिखा दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर। मोस्ट ऑफ द बच्चे कह रहे हैं यस सर जी। चलो, डायरी एंट्री का 1 से 2 टॉपिक आपको और दिखा देता हूं। जैसे कि हमारा डायरी एंट्री का एक टॉपिक है, यू आर ईशा और जय स्टडिंग इन क्लास 9th। यू हेल्प्ड अ फ्लू स्टूडेंट हु वाज नर्वस बिफोर अ प्रेजेंटेशन। एक ऐसा बच्चा जो कि प्रेजेंटेशन या फिर मंच पे जा रहा था बट वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। तो राइट ए डायरी एंट्री हाउ यू असिस्टेड दैम इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। यानी कि आपको क्या बताना है कि आपने कैसे उसे मोटिवेट किया, कैसे असिस्ट किया उसको जो डरा हुआ था, मंच पे जाने से नर्वस था, उसके मामले में। ठीक है, तो देखो मैंने डायरी एंट्री लिख रखी है, आप इसे पढ़ लो चाहे तो। हेल्पिंग अ नर्वस स्टूडेंट विद अ प्रेजेंटेशन, तो सेम वही डेट, ये डायरी। टुडे आई हेल्प्ड अ फ्लू स्टूडेंट हु वाज फीलिंग वेरी नर्वस अबाउट गिविंग अ प्रेजेंटेशन। आज मैंने एक ऐसे बच्चे की मदद की, एक ऐसे स्टूडेंट की मदद की जो मंच पे जाने से डर रहा था। शी वॉज, या फिर कह सकते ही वॉज, तो शी वॉज शेकिंग एंड वॉरिड अबाउट फॉरगेटिंग हर पॉइंट्स सो आई डिसाइड टू ऑफर सम सपोर्ट। वो डर रही थी कि वो मंच पे जाएगी तो अपने शब्द भूल जाएगी, है ना। दैट्स वाई आई सपोर्टेड हर। आई गिव हर फ्यू टिप्स ऑन हाउ टू स्टे calm एंड रिमाइंडेड हर टू टेक डीप ब्रेथ। मैंने उससे कुछ पॉइंट दिए कि कैसे तुम्हें शांत रहना है और कैसे आपको लंबी सांसें लेते हुए मंच पे जाना है। और जब उसकी बारी आती है तो वो एक अमेजिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है, अमेजिंग प्रेजेंटेशन करके आती है। ठीक है, और उसके बाद वो थैंक यू बोलती है मुझे कि तुमने मेरी मदद की इस तरीके से। एंड इट मेड मी रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू सपोर्ट आवर फ्रेंड स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। और इससे मुझे पता चला कि हमें ना अपने दोस्तों की, ऐसे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं। ठीक है, फिर लिख देंगे यहाँ पे विल सपोर्ट ईशा और जय। एक और डायरी एंट्री देख लो, ये डायरी एंट्री है डोनेटिंग मनी टू अ पर्सन इन नीड। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पैसे की जरूरत थी, मैंने कुछ पैसे उसको दिए, और इस मामले में आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ओके, चलो, मे बी आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सारे बच्चे एक बार बताएंगे कि डायरी एंट्री आपको समझ में आ गई ढंग से कि नहीं। सारे बच्चे बताएंगे कि डायरी एंट्री आपको समझ में आ गई है कि नहीं। ओके बच्चों, जल्दी बताइए डायरी एंट्री के बारे में। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अगले वाले पार्ट की। यस सर, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी। चलो कोई नहीं, अब हम लोग अगले पार्ट की बात करते हैं। चलो, अब शुरुआत होगा बच्चों सेक्शन नंबर सी। जी हाँ, सेक्शन नंबर सी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो अब जल्दी जल्दी से सारे बच्चे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, और हाँ, अब ये जो हमारे 40 नंबर के क्वेश्चन है ना, हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा छठा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी। मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा एमसीक्यू करवाए हैं इन क्वेश्चंस में ताकि आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो जाए। ठीक है, सो जो आपका रीच फॉर द टॉप है, इसमें संतोष एज ए गर्ल उपयोग किया गया है ना। तो जैसे कि द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कॉन्टेनमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक जो लड़की है ना बच्चों, संतोष नाम की, उसका मतलब संतोष है। उसके नाम का मतलब क्या है, संतोष है। बट संतोष विल नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। संतोष हमेशा पारंपरिक जीवन शैली से संतुष्ट नहीं थी, जो ट्रेडिशनल लाइफ उसकी चल रही थी उससे। शी बिगन लिविंग
लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो अपने तरीकों से, अपने शर्तों पे उसने जीवन जीना शुरू कर दिया था, है ना। इस तरीके से इसके बारे में क्वेश्चन है। मैं आपसे ना एमसीक्यू पूछूंगा बच्चों। सारे बच्चे जो भी सेशन में ज्वाइन हो, जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे ज्वाइन है एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो यहां पर हु इज शी हियर, यहाँ पे जो शी वर्ड है वो किसके लिए उपयोग किया गया बच्चों, ठीक है। शी जो वर्ड है वो किसके लिए उपयोग किया गया, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे सेशन में ज्वाइन है जल्दी से, ठीक है। सी किसके लिए उपयोग हुआ है, गीतांजलि, आशिफ, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, संतोष के लिए। वेरी गुड। सी जो वर्ड है वो संतोष के लिए उपयोग किया गया है। हाउ वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स, ठीक है। संतोष जो है वो अदर गर्ल्स से कैसे डिफरेंट है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो कैसे डिफरेंट है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्या इसका आंसर ए वाला हो जाएगा कि शी डिड नॉट लाइक टू डू एनी ट्रेडिशनल थिंग रादर ऑलवेज डिड थिंग्स ऑफ हर चॉइस, शी वाज प्रीटियर, शी वाज स्लिम एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसमें मुझे पता है कि आप सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि इसमें ना जो राइट आंसर वो ने बहुत बड़ा लिख रखा है ना। सेकंड का ए हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड का आपका जो है ना ये ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अभी अभी हमने एक टर्म पढ़ा था कि ऑन हर टर्म्स, इसका क्या मतलब है बच्चों, ठीक है। ऑन हर टर्म्स यानी कि वो अपने सिद्धांत पे अपना जीवन जी रही थी, तो इस मतलब जीना चाहती थी और जीना शुरू भी किया था। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, ठीक है। ऑन हर टर्म्स इसका क्या मतलब है, आंसर करेंगे सारे बच्चों, सारे बच्चे आंसर करेंगे इसका क्या मतलब है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बिल्कुल बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। ऑन हर कंडीशंस, बिल्कुल बिल्कुल ऑन हर कंडीशंस। अब ये बताओ, हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पे पहुंची तो वो उसे कैसा महसूस हुआ। वो थक चुकी थी, एग्जॉस्टेड, या फिर फटिग्ड, यानी कि वो एक तो एग्जॉस्टेड बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, है ना, फटगिट हो गई थी, या फिर इट वॉज अ स्पिरिचुअल एंड प्राउड मोमेंट, ये उसके लिए आध्यात्मिक और एक प्राउड मोमेंट था जब वो सबसे दुनिया के वर्ल्ड टॉप पे पहुंची थी, ठीक है। वेरी गुड, पूरा चैट सेक्शन आपने डी से भर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो डी भर दिया है आपने यहाँ पे, ये रहा आपका ऑप्शन डी वाला, ओके। तो ये डी हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो मैं इसे आपको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, इजीली, और आप इसको समझिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज ए यंग गर्ल संतोष वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल, ठीक है। एक उदाहरण देकर बताइए कि संतोष छोटी लड़की होने के बावजूद भी किसी अनुचित बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। कैसे, एग्जाम्पल, इन हर विलेज ऑल गर्ल्स वर ट्रेडिशनल क्लोथ्स वोर, ठीक है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स, वेयर एज संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। उसके गांव में सभी लड़कियां पारंपरिक कपड़े पहनती थी जबकि संतोष शॉर्ट्स पहनती थी। दिस शोज दैट शी डिड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल, वो किसी भी पारंपरिक चीज को, अनुचित चीज को स्वीकार नहीं करती थी, है ना। इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर स्कूलिंग इन दिल्ली, व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्राउट इन द लाइट बाय दिस इंसिडेंट। संतोष के माता पिता दिल्ली में उसकी स्कूली शिक्षा का खर्च उठाने के लिए क्यों सहमत हो गए थे, ये हमें बताना है। तो व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे, ठीक है, जब उसके मम्मी पापा ने बोला कि हम तुम्हारी फीस का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, शी टोल्ड देम दैट शी वुड डू पार्ट टाइम जॉब फॉर हर फी, ठीक है, सो दे एग्रीड टू पे हर फी, है ना। यानी कि उसने कहा मम्मी पापा चिंता मत करो, मैं दिल्ली में ही रहूंगी, हॉस्टल में ही रहूंगी, अपना कमाऊंगी भी, अपना पढ़ाई भी करूंगी, है ना। तब उसके मम्मी पापा रेडी हुए थे। और मम्मी पापा को क्या पता चला इससे, इट शोड हर क्वालिटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंस, ठीक है। इससे संतोष के बारे में, उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसकी दृढ़ निश्चय का और उसकी इंडिपेंडेंसी का यहाँ पे पता चलता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे एंड मे बी आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलो अगला वाला पार्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, और ये अगला वाला है द लोस्ट चाइल्ड से, ठीक है, द लोस्ट चाइल्ड से। तो चलो इसको जल्दी से पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है एक सेकेंड,
स्वीट मीट, सीलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd passed round his counter at the foot on an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. बहुत बड़ा सेंटेंस है। जो मेले का प्रवेश द्वार था, ठीक है, उसके कोने पर ही एक मिठाई विक्रेता गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी बेच रहा था। चांदी और सोने के पत्तों से सजी कई रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी, है ना, वहाँ पे बेच रहा था। काउंटर के चारों ओर भीड़ जमा हो रही थी। The child started open-eared and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. बर्फी को देख के उसके मुंह में पानी आने लगा था, है ना। I want that बर्फी. He slowly moment. उसने थोड़ा ना धीरे से बोला मम्मी पापा से, मुझे बर्फी चाहिए, ऐसे करके, है ना। What he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. उसने सोचा है मम्मी पापा से बोलूँगा तेज से कि मुझे बर्फी चाहिए, तो बोलेंगे अरे मेले में आते ही शुरू हो गया, लालची है ये तो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और बिना आंसर के वहाँ से मूव कर गया। एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर करेंगे, द चाइल्ड वांटेड टू ईट बर्फी बिकॉज, तो वो बर्फी क्यों चाहता था बच्चों, चाइल्ड, वो बच्चा बर्फी क्यों चाहता था। सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। वो बच्चा तुषार, वेरी गुड। सुहानी, प्रशांत, बहुत अच्छे। मोस्ट ऑफ द बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द बच्चों का राइट आंसर है इट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट थी, ठीक है। उसके अलावा द स्वीट मीट शॉप दैट सोल्ड बर्फी वाज, तो जो मिठाई की दुकान थी ना जो बर्फी बेच रही थी, वो बेसिकली थी कहाँ पर, ठीक है, वो किस लोकेशन पे थी, ये हमें बताना है। तो जल्दी से बताएंगे बच्चों, वो किस लोकेशन पे थी, ठीक है, किस लोकेशन पे थी। सारे बच्चे आंसर करेंगे, मेले के प्रवेश द्वार पे, मेले के बाहर, मेले के केंद्र में, या फिर मेले के पिछले हिस्से में थी, ठीक है। सारे के सारे जल्दी से बोलेंगे, वेरी गुड, ए हो जाएगा। वाओ, वेल डन वेल डन वेल डन। एट द एंट्रेंस गेट ऑफ द फेयर, मेले के एंट्रेंस पे थी। एज ही रिक्वेस्ट फॉर द बर्फी इन हिज हार्ट ही हाफ न्यू हिज पेरेंट्स वुड थिंक दैट ही वाज, अगर वो मम्मी पापा से बर्फी के लिए रिक्वेस्ट करता तो उसे अपने दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि उसके मम्मी पापा उसे क्या बोलेंगे, है ना। उसे शेल्फिश बोलेंगे, ग्रीडी, हंग्री, या फिर में से कुछ नहीं सोचेंगे उसके बारे में। तो क्या सोचेंगे बच्चों, ये हमें आंसर करना है। जल्दी से बताएंगे क्या सोचेंगे। ओके, ग्रीडी, वेरी गुड। क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत ही ग्रीडी है, लालची है ये तो, है ना। इसके अलावा यहाँ पे कि ही मूव्ड एज ही वाज श्योर हिज पेरेंट्स वुड, वो मूव कर गया, वहाँ से चला गया, मतलब आगे चलता चला गया। क्यों, उसे पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, उसे दिलवा देंगे मिठाई, उसे वापस घर ले जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, या फिर उसको जो है ना वो खरीदने ही नहीं देंगे। तो क्या प्रतिक्रिया थी, ठीक है, उसको क्या पता था कि उसके मम्मी पापा क्या करेंगे, है ना, इस मामले में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 सही बात है, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, नॉट बाय इट फॉर हिम, वो उसके लिए नहीं खरीदेंगे, है ना। चलो अब हम इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन, व्हाई डज चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, माता पिता से बिछड़ने से पहले उसको ना बहुत सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन अब उसकी रुचि उसमें क्यों खो गई, क्यों चली गई। बिकॉज इट इज सो नाउ ही हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स एंड इज वेरी fearful and upset, बच्चे वो बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ चुका था। दैट इज़ वाई जो चीज़ें उसे चाहिए थी, जो इंटरेस्ट था उसका, बर्फी, टॉय वगैरह वगैरह, अब उसे वो नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ उसको उसके पेरेंट्स। वट वर द थिंग्स द चाइल्ड शो ऑन हिज वे टू फेयर, वाई डिड ही लैग बिहाइंड, ठीक है, वाई डिड ही लैग बिहाइंड, मेले में जाते समय बच्चे ने क्या क्या देखा और वह छूट क्यों गया था, है ना। तो लिखेंगे, द चाइल्ड सो मैनी थिंग्स, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि टॉयस देखे, ड्रैगन जो फ्लाइज थी, छोटी छोटी जो ड्रैगन मक्खियाँ थी वो देखी, ठीक है, एंड यंग फ्लावर्स थे, जो छोटे छोटे फूल होते हैं वो देखे। स्वीट मीट शॉप, एक उसने क्या नाम है, मिठाई की दुकान देखी। फ्लावर सेलर देखा, बलून सेलर देखा, स्नेक चार्मर देखा, वो जो सांप नहीं बजा, बीन से लेके सांप बजाते रहते हैं, सांप का खेल दिखाते हैं, वो देखा। अब वाई ही लैग बिहाइंड, ही लैग्ड बिहाइंड
बिकॉज द थिंग्स अट्रैक्ट हिम वेरी मच। कुछ चीज़ों ने इसको अट्रैक्ट किया तो वहीं देखने के लिए वहीं रुका रहा, और फिर एकदम से देखा कि ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स। एकदम से जैसे पीछे मुड़ा तो देखा पेरेंट्स गायब, है ना। When does he realize that he has lost his way? उससे कब एहसास हुआ कि वो खो चुका है? How is described anxiety and fear? बच्चों, when the child asks him parents for things, what does not give any answer. ठीक है, उसने मम्मी पापा से बोला कि मुझे चीज़ों के बारे में ये लेना है या फिर ये बताओ कुछ ऐसा करके, तो जब उसे आंसर नहीं मिला और उसने जैसे पीछे मुड़ को देखा, he realized that he has lost his way, तब उसे पता चला कि हाँ उसके मम्मी पापा खो चुके हैं, यानी कि वो खो चुका है। He cries, sobs and weeps. It show his fear and anxiety. और वो तेजी से चिल्लाने लगा, रोने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा, मम्मी पापा को ढूंढने लगा, मम्मी पापा इस तरीके से, है ना। तो ये उसके फियर को और एंग्जाइटी को दर्शाता है बच्चों, ठीक है। ये दर्शाता है उसके फियर और एंग्जाइटी को। एक बार सारे बच्चे मुझे जल्दी से ये बताएं कि जो अभी हमारा छठा क्वेश्चन था ना ये वाला, क्या आपको समझ में आ गया? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कि जो छठा क्वेश्चन है क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से? इस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पेपर के लिए। क्या आपको समझ में आ गया ढंग से? बताएंगे सारे बच्चे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ये रहा हमारा। अब ये है पोयम से संबंधित, ठीक है। किससे? पोयम से संबंधित। और क्या है यहाँ पे? अ लेजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड, ये हमारी पोयम है, ठीक है। तो क्या है बच्चों, इसको ना पतला कर देते हैं। हाँ, वंस व्हेन द गुड सन पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। क्वेश्चन है बच्चों कि हु वाज पीटर? पीटर क्या है? पीटर कोई फिजिशियन है, टीचर है, संत है, बेगर है? क्या है बच्चों? पीटर क्या है? देखते हैं कितने बच्चों को आंसर पता है। देखो हम ना हर एमसीक्यू की शुरुआत एकदम इजी क्वेश्चन से करते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, है ना। तो सी है। क्या है बच्चों? सर आपकी आईडी क्या है? आईडी अभी तो आपको मैंने बताई थी, अभी फिर बताएंगे, रुक जाओ। हु वाज पीटर? तो पीटर क्या है बच्चों? पीटर एक संत है, ठीक है, एक संत है। व्हाट डिड ही डू? ठीक है, जो पीटर है वो क्या करता है? उपदेश देता है, चोरी करता है, खाना बनाता है या फिर ड्राइविंग करता है, ठीक है। तो वह क्या करता है? तो प्रीचिंग, ठीक है, प्रीचिंग। वेयर डिड संत पीटर लिव्ड? तो संत पीटर जो है वो कहाँ रहता था बच्चों? संत पीटर कहाँ रहते थे? हेवन में, अंडर द अर्थ, इन दी वुड्स, इन दी स्काइज। कहाँ रहते हैं बच्चों संत पीटर जी? ठीक है, हमारे संत पीटर जी कहाँ रहते हैं? जल्दी बताएंगे, संत पीटर जी कहाँ रहते हैं हमारे? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संत पीटर जी रहते हैं अंडर द अर्थ, ठीक है। कहाँ रहते हैं? अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे, ठीक है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा सिमिलर मीनिंग वर्चुअस। ये जो आपका एक शब्द है बच्चों, ठीक है, पुण्यवान, पुण्य, अच्छा, कर्म, ठीक है, पुण्यवान, वर्चुअस यानी कि पुण्यवान, इसमें कौन सा सही होगा? तो बिलो का मतलब होता है, बिलो का मतलब नीचे, प्रीचिंग मतलब उपदेश देना, वॉक मतलब पैदल चलना, गुड मतलब होता है अच्छा। हाँ, वर्चुअस का जो सेकंड मीनिंग है वो हम क्या चूज कर सकते हैं? गुड, वेरी गुड, आपको भी गुड तो गुड हो जाएगा। चलो, इसमें छोटे छोटे दो क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं। विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? बच्चों आपके विचार में नॉर्थलैंड किस देश या किन किन देशों को संबोधित करता है, किन से संबंधित है? द नॉर्थलैंड लाइकली रेफर्स टू द रिलीजियस नियर टू नॉर्थ पोल विच आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड स्नो कवर्ड। ये जो पोयम है आपकी नॉर्थलैंड, ये संभवतः उत्तरी ध्रुव के पास ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो वे ठंडे हैं, बर्फीले हैं, वहां ढके हुए। कंट्रीज सच एज रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड एंड आइसलैंड विद हिज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, इन देशों को यहाँ पे बताया गया है। इन द नॉर्थलैंड द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स लास्ट मच लॉन्गर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि नॉर्थलैंड में जो ये पोएम है आपकी, यहाँ पे दिन छोटे होते हैं और रातें थोड़ी सी लंबी होती हैं। इस तरीके से आपका ये आंसर है। ओके, सो आगे देखेंगे। व्हाट डिड संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन? ठीक है, तो संत पीटर ने बूढ़ी महिला से क्या मांगा था? तो उसने थोड़ा सा फूड मांगा था, ठीक है, लेकिन उसने केक का एक छोटा सा पीस तक उसे नहीं दिया। दैट्स वाई
द लेडी हाउएवर वाज मिजली एंड कीप्ड एडजस्टिंग द साइज ऑफ द केक, इवेंचुअली शी डिड नॉट ऑफर हिम एनी फूड एट ऑल। उसने संत पीटर को कुछ नहीं दिया, बदले में उसने श्राप दे दिया, उसको वुड पैकर बना दिया, कटवा फोड़ बना दिया था, है ना, इस तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करते हैं बच्चों। अगली वाली पोएम है हमारी वाइंड, ठीक है, अगली वाली पोएम है हमारी वाइंड। यू आर वेरी क्लीवर एट पोकिंग फन एट वॉकिंग्स, फेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। द वाइंड गुड विनोज एंड क्रश देम ऑल। ये इन सभी को खत्म कर देती है जब वो जो वाइंड है वो खतरनाक प्रतिक्रिया करती है तब। तो क्वेश्चन क्या है, हु इज वेरी क्लीवर, ठीक है, बहुत ही चतुर कह लीजिए, बहादुर कह लीजिए, कौन है इसमें से, क्लीवर कौन है, जल्दी से बताएंगे बच्चों, क्लीवर कौन है यहाँ पे, हु इज क्लीवर एट दिस पॉइंट, हु इज द क्लीवर, क्लीवर कौन है, वेरी गुड, वाइंड जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लीवर है, चतुर है, और इस तरीके से। उसके अलावा राइट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रेल। फ्रेल का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर एक तरीके से, तो इसका जो वो मीनिंग है अपोजिट, तो क्या होगा बच्चों, रूड मतलब क्या होता है, रूड मतलब होता है एक तरीके से गुस्सा करना, है ना, फ्लेक्सिबल लचीला होता है, वीक कमजोर होता है, और स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। तो फ्रेल है कमजोर, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो है ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो है बच्चों ये आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला है थर्ड, विच पोएटिक डिवाइस, ठीक है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द गिवन स्टेंजा। तो बच्चों कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया आपकी स्टेंजा में, तो वो है रिपीटेशन। कौन सा, रिपीटेशन। व्हाट डज द वाइंड गॉड डू, ठीक है, पवन देवता क्या करते हैं, ठीक है, तो वाइंड गॉड है वो क्या करते हैं बच्चों, इट सेपरेट्स वॉकिंग्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, वो कमजोरों को मजबूती से अलग कर देते हैं। इट क्रश्ड ऑल दैट ही वीक्स, दैट इज वीक, वह सभी कमजोरों को कुचल देते हैं। इट डिस्ट्रॉयज लाइव्स, वो जीवन को नष्ट करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो पवन देवता क्या करते हैं भाई, वायु देवता क्या करते हैं, जल्दी बताएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, डी वाला सही है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये सब करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन है। व्हाट डज द पोइट से टू वाइंड गो विनोश, यानी कि जो शब्द है कवि ने कहा है पवन देवता जो है वो एक तरीके से ना कुछ करते हैं इस मामले में, तो क्या है, द पोइट डिस्क्राइब द प्लेट ऑफ द वीक अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग गेस्ट ऑफ वाइंड इन रिलेशन टू द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। कवि ने हवा के तेज झोंकों को प्रभावित कमजोर लोगों की दुर्दशा का वर्णन किया है, ठीक है। He described the situation by saying that the wind go windows the fragile crumbling houses। जब वाइंड बहुत ज़्यादा तेज होती है तो हाउसेस को क्रैम्बलिंग करती है, किस किस को, घरों को तोड़ देती है, दरवाजों को तोड़ देती है, पेड़ों के जो रूट्स होते हैं उनको तोड़ देती है, पेड़ों को लकड़ियों वगैरह को तोड़ देती है, बॉडीज, लिव्स एंड हार्ट्स, अल्टीमेटली रिजल्टिंग देयर टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरी तरीके से विनाश ला देती है। What should we do make friends with the wind? Write your answer in the context of the poem. That means हवा से दोस्ती करने के लिए हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। The poet suggests that to make friends with the wind, we should build a strong house and secure the doors firmly. अगर हमें हवा से दोस्ती करनी है ना तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने घरों को मजबूत बनाना होगा, ठीक है, हमें अपने दरवाजों को मजबूत करना होगा। एडिशनली इसके साथ ही साथ वी मस्ट डेवलप इनर स्ट्रेंथ टू फेस लाइफ चैलेंजेस विद करेज, हमें अपने अंदर भी आंतरिक शक्ति भरनी होगी, ठीक है, अपने आप को और पावरफुल मजबूत बनाना होगा, स्ट्रेंथ लानी होगी, जिससे कि हम किसी भी चैलेंज को, खास करके ये जो हमारे जैसे आते हैं तेज, तो इसको फेस कर सकें, है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके बच्चों, चलो कुछ क्वेश्चन को बच्चों डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी से, फिर आगे बात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन में हमारा देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। पहला है, व्हाई डज द इंट्रूडर चूज गेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेक ऑन, ठीक है, यानी कि
घुसपैठिया जो था वो गेरार्ड को ही क्यों चुनता है, जिसकी पहचान वह अपनाना चाहता था। तो क्यों चुनता है बच्चों, देखो इसलिए लिखेंगे द इंट्रूडर चूज गेरार्ड एज ही टारगेट, उसने टारगेट के रूप में गेरार्ड को चुना बिकॉज दे शेयर्ड अ सिमिलर फिजिकल अपीरियंस। ठीक है, उनकी जो फिजिकल अपीरियंस थी, शारीरिक बनावट एक ही जैसी थी। सिंस गेरार्ड लिव्ड अलोन, गेरार्ड अकेला रहता था। हैड एन आइसोलेटेड लाइफ स्टाइल, मतलब शहरी जीवन से अलग। एंड कीप्ड रेगुलर आर्स इरेगुलर हार्स, यानी कि वो क्या नाम है, एकांत प्रिय जीवन जीते थे और एनिमे समय पर काम जाते थे, कभी भी काम पे जाते कभी भी लौट आते। द इंट्रूडर बिलीव्ड इट वुड बी इजी टू किल हिम एंड टेक ओवर हिज आइडेंटिटी। तभी इंट्रूडर को लगा कि इसको मारना तो बहुत ही आसान है, इसी की आइडेंटिटी मैं चुरा लूंगा इसको मार के, मेरे जैसे ही है ये तो। दिस वुड अलाउ द इंट्रूडर टू लिव अ पीसफुल लाइफ अवे फ्रॉम द लॉस रीच। ठीक है, जिससे कि वो इजीली रह पाएगा शांति से और पुलिस वगैरह हर कानून से दूर, है ना, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा उसको इस तरीके से, है ना। और इसी मामले में हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं, कोई नहीं, अगले वाले पेपर में देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसी इसी मामले में, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, रुको। ये तो टेम्पल वाला हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक ये वाला भी, ये और ये, ठीक है, अभी बताऊंगा उसको, चिंता मत करो। वेल, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट डज ही मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ ट्री एक्सपोज। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी करवा रखा है कि ट्री की जो पावर है वो कैसे एक्सपोज हुई है इस मामले में, ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी करवा रखा है बच्चों। तो देखते हैं एक बार फिर भी, देखो, द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री लाइज इन इट्स रूट। जो ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो किस में है, उसकी जड़ों में है ना, जो कि डीपली मिट्टी से जुड़ी हुई है। अब इसीलिए कहा गया कि स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, कि जो ट्री है, इसको ना हिंदी में समझा देता हूँ, आप चाहते हो इंग्लिश से यहाँ से पढ़ लेना। द पॉइंट सजेस्ट दैट ओनली बाय अपरूटिंग द एक्सपोजिंग द रूट्स कैन अ ट्री ट्रूली बी डिस्ट्रॉयड। जब हम जमीन से जो रूट्स हैं उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, जमीन से उसकी जड़ों को बाहर निकाल लेंगे पेड़ों की, तभी पूरी तरीके से एक पेड़ मरेगा, है ना। इसीलिए कहा गया स्ट्रेंथ जो है वो एक्सपोज हो चुकी है इसकी पेड़ की, कि जब तक इसकी रूट्स को पुल्ड आउट नहीं किया जाएगा तब तक ये मरेगा नहीं। इवेंचुअली जब पुल्ड आउट कर देंगे, इसको सनलाइट मिलेगी, हवा मिलेगी, ठीक है, पोषक तत्व न्यूट्रिशंस मिलेंगे नहीं, मिट्टी नहीं मिलेगी, तो इजीली ये मर जाएगा, है ना, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। दो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि दुनिया आइंस्टीन को विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करती है, और हिरोशिमा नागासाकी पे जो भी बॉम्बिंग हुई थी उस पर इसका क्या रिएक्शन है। तो आइंस्टीन वाज इंडीड कंसर्न्ड अबाउट द न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आइंस्टीन वास्तव में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हो रहे परमाणु विकास से बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। वैन हिज टॉक्स प्रूव्ड फ्यूटिल, ही हिमसेल्फ गॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स एंड स्टार्टेड कैंपेनिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उनकी बातें निरर्थक साबित हुई तो वे खुद ही राजनीति में शामिल हो गए, शांति और लोकतंत्र के लिए वो अभियान चलाने लगे। फॉर हिज सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम एज एन वर्ल्ड सिटीजन। ठीक है, इसीलिए आइंस्टीन को उन्होंने निस्वार्थ योगदान दिया शांति बनाए रखने में, इसलिए दुनिया उन्हें विश्व नागरिक के रूप में याद करती है। आइंस्टीन वॉज वेरी सैड, ही रोट द लेटर टू यूनाइटेड नेशन फॉर मेकिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप सच काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। यानी कि जो बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा नागासाकी पर, उस पर ये बहुत ही ज़्यादा दुख था। उसने देखा बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए, इसका आने वाले टाइम पे भी बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा, है ना। दैट्स वाई उसने एक लेटर लिखा था, किसको, जो यूनाइटेड नेशन थी उसको, ठीक है, कि इसे रोको, ठीक है, इस विनाश को रोको, इस तरीके से, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, वेयर डज द पोएट वांट टू गो एंड वाई। द लेक ऑफ इंस्फ्री, द लेक स्ले ऑफ इंस्फ्री। तो पोएट कहाँ जाना चाहता था और क्यों जाना चाहता था। तो बच्चों, द पोएट्स वांट्स टू गो टू द स्ले ऑफ इंस्फ्री, अ क्वाइट एंड पीसफुल आइसलैंड, द लेक ऑफ गिल आयरलैंड। ठीक है, तो वो आयरलैंड की एक लेक है बच्चों, एक मतलब आयरलैंड है ना, वहाँ पे एक वो है, क्या बोलते हैं, लेक है, लॉफ गिल, वहाँ पे एक शांतिपूर्ण द्वीप है,
आइल ऑफ इंस्फ्री, वहां पे जाना चाहता था। ही विश टू एस्केप द नॉइजी एंड बिजी लाइफ इन द सिटी एंड लिव इन अ प्लेस वेयर ही कैन एक्सपीरियंस पीस एंड सॉल्यूटेड। ठीक है, सॉल्यूटेड यानी कि वहां पे जाके ना ये जो शोरगुल है, इस व्यस्त जीवन से बचकर एक ऐसी जगह जाना चाहता था जहां शांति मिले, एकांत मिले इसको। द आइसलैंड रिप्रेजेंट अ calm retreat where he can find safety away from the chores of city life। ठीक है, तो वो जो है ना क्या कहता है कि ये द्वीप जो है ना वो शांति के मामले में बहुत अच्छा है, तो मैं यहीं पे जाऊंगा, है ना। इस शोर भरी दुनिया से मुझे शांति चाहिए, दैट्स वाई वहां पे जाना चाहता था। ओके, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सो अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले टू शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वाज दिस इवेंट इज हिस्टोरिक? वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? दो क्वेश्चन है, तो लिखेंगे बच्चों। द बिस्मिल्लाह खान यानी कि ही प्लेड शहनाई एट रेड फोर्ट इन दिल्ली ऑन 15 अगस्त 1947। उसने लाल किले में 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाई थी। इट वाज हिस्टोरिक, ये ऐतिहासिक इसलिए थी बिकॉज ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई इन प्रेजेंस ऑफ मैनी ग्रेट लीडर्स। ठीक है, ये पहला एक ऐतिहासिक मोमेंट था कि किसी इंडियन जो शहनाई वादक है, ठीक है, इंडियन शहनाई वादक, उसने महान नेताओं की उपस्थिति में शहनाई बजाई हो और राष्ट्र का अभिवादन किया हो शहनाई के माध्यम से, ऐसे ये पहले व्यक्ति थे। बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन यूएसए, क्यों मना कर दिया था? बिकॉज ही वॉज डीपली अटैच्ड टू इंडिया, क्योंकि उनके मन में अभी भी इंडिया बसा हुआ था। ही नेवर वांटेड टू लीव हिज होमलैंड एंड कुड नॉट इमेजिन लिविंग एनीवेयर एल्स। वो नहीं चाहते थे कि वो अपने होमलैंड यानी कि भारत को छोड़ के कहीं जाएं और कहीं पे भी रहें, वो इमेजिन भी नहीं करते इस बारे में। वेयर एवर ही ट्रेवल्ड अब्रॉड ही ऑलवेज मिस्ड इंडिया एंड लॉन्ग टू रिटर्न। ठीक है, वो जब भी कहीं बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते, विदेश जाते, तो उनके अंदर ये रहता कि मैं इंडिया को मिस कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी अपने देश इंडिया जाना है, किसी भी कोई भी काम हो उसको निपटा के जल्दी से जल्दी, है ना, इस तरीके से। चलो अगला देखते हैं बच्चों। तो अगला है, एक सेकेंड, ये रहा। ड्रीम्स होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन पोइट्स लाइफ, इज इट ट्रू? एक्सप्लेन। जो ड्रीम्स है ना वो पोइट की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, पोइट की लाइफ में बहुत ही महत्व है उनके जीवन में, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों। द रेन एंड द रूफ से ये लिया गया आपका क्वेश्चन, तो देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो हम लिख देंगे यस, ड्रीम्स होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन पोइट्स लाइफ बिकॉज ऑफ दैट इन द पोएम। ठीक है, इन द पोएम द पोइट एक्सप्रेस हाउ द रेन ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ हिज मदर। ठीक है, जो पोएम है ना आपकी द रेन ऑन द रूफ, तो वो बताती है कि किस तरीके से जो बारिश है वो पोएट की मदर की याद दिला देती है बारिश के मौसम में, है ना। एज ही लिसन टू रेन ही ड्रीम्स अबाउट हिज मदर टकिंग हिम इनटू बेड एंड टेलिंग हिम स्टोरीज। जब वो तकिए को लगाता है अपने सर पे और कोशिश करता है वो बारिश की बूंदों को सुनने की अपने बेड से, है ना, जो छत पे टकरा रही होती कंक्रीट जो और टाइल्स होती है ना, उससे जब बूंदें टकराती तो उसी को ध्वनि सुनता है, तो उसी एहसास होता है कि उसकी माँ उसके पास बैठी हुई है। ठीक है, वो उसको स्टोरियाँ सुना रही है ना। और भी कुछ ऐसी चीज़ें वो यहाँ पे देख सकते हैं। द रेन एक्ट्स एज ए रिमाइंडर दैट मेमोरीज कैन ब्रिंग ड्रीम्स। ठीक है, मेमोरीज जो है वो हमारे ड्रीम्स हैं। एंड यहाँ पे एक व्यंग्य भी है कि बारिश जो है वो हमारे खोने वालों की हमें याद दिला देती है ना, इस तरीके से। ओके बच्चों, हाँ जी, यस सर जी, यस सर, समझ गए, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे दो पार्ट हैं बच्चों, ध्यान से देखना, मतलब आंसर वैसे हमें 2 के ही करने हैं, 3 क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन सबसे पहला, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट शॉर्ट ऑफ पैट वी की फॉर लॉन्ग? पोएट जो वो है ना दादाजी या फिर जो लेखक है वो ये कहता है कि टोटो जो है ना वो एक अच्छा जानवर नहीं है, पालतू रखने लायक नहीं है, ज़्यादा समय तक आप उसे नहीं पाल सकते। ऐसा क्यों कहता है बच्चों? तो लिखेंगे द ऑथर्स फैमिली वाज नॉट वेरी वेल ऑफ एंड दे कुड नॉट अफोर्ड टू हैव
पेट्स ब्रेकिंग डिशेस, टीयरिंग क्लोथ्स एंड रैपिंग सर्टेंस। ऑथर की फैमिली उतनी ज़्यादा अमीर नहीं है, ठीक है, कि वो किसी भी जानवर के द्वारा डिशेस को ख़राब करना, क्लोथ्स को फाड़ना या फिर पर्दों को फाड़ना इसको सह सके। टोटो वाज अ वेरी नॉटी एनिमल कंपेयर टू ऑल अदर एनिमल्स इन दी ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। टोटो जो था वो ग्रैंडफादर की प्राइवेट जू के हिसाब से बाकी सभी एनिमल से बहुत ही ज़्यादा नॉटी था, बहुत ही ज़्यादा शरारती था, मिसबिहेव करता था वो। बिकॉज ऑफ दिस द फैमिली डिसाइड दैट टोटो वॉज नॉट टू पेट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग। इसीलिए फैमिली डिसाइड किया कि टोटो को हम ज़्यादा दिनों तक अपने पास नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसे ये तो डेली डिशेस को ख़राब करेगा, डेली हमारे नए नए कपड़े फाड़ देगा, हमारे पर्दे फाड़ देगा, तो क्या फ़ायदा इसको रख के, है ना। दैट्स वाई वो काफ़ी शरारती था। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज शैलो सी व्हेन इट कम्स ओवर द सिटी। जब शैलो जो है वो जो पक्षी होता है वो जब सिटी के ऊपर पहुंचा, मतलब बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचा, तो उसने क्या देखा बच्चों, ठीक है। तो देखेंगे, लिखेंगे द प्रिंस आस्क्ड शैलो टू फ्लाई अराउंड द सिटी एंड रिपोर्ट ऑन द पीपल्स कंडीशन। प्रिंस ने शैलो से कहा, क्या कहा शैलो से, कि चलो ऊपर उड़ते हैं, देखते हैं, ऊपर चल के देखो कि आखिर क्या हो रहा है नीचे, है ना। द शैलो ऑब्जर्व, जब शैलो ऊपर पहुंचा तो इसने ऑब्जर्व किया, रिच एंजॉइंग देमसेल्फ इन देयर लग्जरियस होम वाइल बेगर्स सेट एट द गेट्स। जो शैलो था, जिसे वो पक्षी नहीं था, वो कहता है कि वो ये नोटिस करता है अमीर तो भाई अपने घरों में मौज मस्ती कर रहे हैं, लग्जरियस जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो भिखारी हैं, जो गरीब लोग हैं, वो गेट पे खड़े हुए हैं उनके। ही ऑल्सो सो द पेल फेसेस ऑफ हंग्री चिल्ड्रन, उन्होंने भूखे बच्चों का, उसने भूखे बच्चों का जो चेहरा था वो देखा। इन डार्क लाइज एंड नोटिस टू बॉयज होल्डिंग टुगेदर फॉर वार्मथ, उन्होंने देखा कि लोगों उनको ना ठंडी लग रही है बच्चों को, तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, ताकि वो जो भी उनको दिक्कत है, ठीक है, गर्मी वगैरह जो ठंडी लग रही है उनको, वो दूर हो सके। दैट इज वाई। ओके, सो आगे देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डज लुस्कॉफ गिव टू सर्गी फॉर टेलिंग लाइज। यानी कि जो एक सेकेंड, क्या नाम है, लुस्कॉफ ने सर्गी के झूठ बोलने का क्या कारण बताया, ठीक है, सर्गी से झूठ बोलने का क्या कारण बताया था जब वो झूठ कहता है। तो लिखेंगे, लुस्कॉफ टेल्स सर्गी दैट ही लाइड बिकॉज, लुस्कॉफ सर्गी से कहता है, ठीक है, लुस्कॉफ सर्गी को बताता है कि उसने झूठ बोला, क्यों, क्योंकि ही बिलीव्ड नो वन वुड हेल्प हिम इफ ही टोल्ड द ट्रुथ अबाउट हिज ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स। उसने कहा कि अगर मैं किसी को भी अपने पीने के हैबिट के बारे में बताता तो कोई मेरी मदद नहीं करता। टू गेन सिंपैथी एंड बैग फॉर अलार्म्स ही फैब्रिकेट्स स्टोरीज like claiming to be an expelled student or a village teacher who lost his job due to others' lies। सहानुभूति पाने के लिए, भीख मांगने के लिए उसने कहानियां गढ़ी, जैसे कि खुद को कोई निष्कासित छात्र या गांव का शिक्षक होने का दावा करना, है ना, ताकि वो झूठ के कारण अपनी उसने नौकरी खो दी, इस तरीके से इसने कहा था, है ना, ये चीजें थी। अगला क्वेश्चन, whom all did the author feel grateful to after getting his cat। राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अ हाउस इज अ नॉट होम। बच्चों, अपनी बिल्ली पाकर लेखक ने किसके प्रति अपना आभार महसूस किया था। तो उसे बिल्ली किसने दी थी बच्चों, उस वुमेन ने दी थी, ठीक है, किसने दी थी, उस वुमेन ने वो बिल्ली वापस उसको लाके दी थी। तो बस उसी के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं, जैसे कि हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, ठीक है, राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फन दे हैड। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवाया हुआ है बच्चों, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये रहा आपका कि मार्गी ने इससे पहले कोई बुक वगैरह नहीं देखी थी, कोई रियल बुक, ठीक है, रियल बुक उससे मिली थी अपने टॉमी के मतलब उसका वो जो भाई है, ठीक है, उसके फॉन्ट अट्टे के यानी कि अलमारी में, है ना। उससे पहले उसके दादाजी वगैरह बताते थे कि एक बुक भी होती है जिस पर लिखा हुआ होता है, कुछ चीज़ें छपी हुई होती हैं, पहली बार उसने बुक देखी थी, है ना। फिर है कि व्हाट मैसेज कन्वेज पोएम ऑन क्लिंग ट्री, व्हाट डज मीन स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज। बच्चों, जो आपकी पोएम है ना ऑन क्लिंग अ ट्री, वो क्या मैसेज देती है बच्चों, वो मैसेज ये देती है कि किस तरीके से अर्थ एंड ट्री एक दूसरे से जुड़े हुए। आंसर को चाहो तो पढ़ लो, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन समझा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। वो क्या मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी वो है पेड़ है और धरती है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है।
और फिर दूसरा था कि स्ट्रेंथ क्या थी बच्चों, तो स्ट्रेंथ क्या है कि वो जो उसकी रूट्स है ना, जो जड़ें हैं उस पेड़ की, वो इसकी असली स्ट्रेंथ है। जब तक वो जमीन में, तब तक पेड़ को अगर आप काट भी देंगे तो वो फिर से अर्थ के माध्यम से रीग्रो हो जाएगा। लेकिन जब उसकी जड़ें हम सतह से, पृथ्वी की सतह से निकाल देंगे, धरती की सतह से, तब वो पेड़ पूरी तरीके से मरेगा, है ना। कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, जी सर, जी सर, जी सर। अब वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और भी क्वेश्चन हैं बच्चों, जैसे कि आइंस्टीन जो थे, इनके बारे में, है ना, ये देख सकते हैं। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है बच्चों जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चन को मैं दिखा दूं एक बार, ठीक है। ये रहे बच्चों, ठीक है। तीसरे का ये क्वेश्चन है, फोर्थ का आंसर आपका ये वाला है, फिफ्थ का आपका ये हो जाएगा, फादर मदर हिमसेल्फ अब्दुल कलाम ने कैसे बताया, है ना। इजीली आप देख सकते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन 10th पे आते हैं। अब 10th है हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो 6 नंबर का, और इसमें कई सारी बातें हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर नोट अबाउट द फ्लूट सेलर। ऑथर ने बांसुरी बेचने वाले के बारे में क्या नोट किया। व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द हॉकर्स, राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द काठमांडू। तो बच्चों काठमांडू चैप्टर में बांसुरी बेचने वाला और बाकी अन्य फेरी वालों के बारे में इसने क्या बेसिकली नोटिस किया, उसके बारे में बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। द फ्लूट सेलर वॉज इंजॉइंग द सेलिंग, ही समटाइम्स प्लेड द फ्लूट एंड स्टूड इन कॉर्नर। ठीक है, जो फ्लूट सेलर है ना, वो अपनी बांसुरी को बजाता है और इजीली अपने सेलिंग वगैरह कर लेता है और इंजॉय करता है, मस्ती करता है आराम से, बिना किसी दिक्कत के। द ऑथर ऑब्जर्व्ड दैट फ्लूट सेलर कॉन्ट्रास्ट विद अदर हॉकर्स बाय नॉट शाउटिंग लाउडली टू अट्रैक्ट कस्टमर। उसने ये देखा कि बाकी जो रेडी पटरी वाले हैं, रेडी या फिर फेरी वाले हैं, वो सेल कैसे करते हैं अपने सामान को चिल्ला चिल्ला के, लाउड स्पीकर से, है ना। इंस्टीड जो फ्लूट सेलर है, ही प्लेज हिज फ्लूट स्लोली एंड मेडिटेटिवली, क्रिएटिंग अ काल्म नॉन अर्जेंट एटमॉस्फेयर। वो धीरे से अपनी बांसुरी बजाता है, लोगों को शांति प्रदान करता है, और वो चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कहता कि बांसुरी खरीदो, बांसुरी खरीदो। वो ऐसा एटमॉस्फेयर, नॉन अर्जेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करता है। ठीक है। इसके अलावा अनलाइक अदर हॉकर्स, बाकी के फेरी वाले, हु एंगेजिंग द एक्सेसिव डिस्प्लेस और लाउड सेल्स टू सेल देयर गुड्स, द फ्लूट सेलर remains composed and occasionally engages in quiet conversation with nearby vendors such as the fruit seller। ठीक है, वो ना बहुत ही धीरे से अपनी बांसुरी बजाता है और लोग उसकी बांसुरी को सुनते हैं, फिर वो आते हैं, उससे बांसुरी भी खरीद लेते हैं, है ना। वो बाकियों की तरह चिल्ला चिल्ला के नहीं बुलाता सभी को, है ना। कभी कभी वो आसपास के विक्रेताओं, जैसे कि फल विक्रेता के साथ में शांति से बातचीत भी कर लेता है। ये चीजें हैं। और ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको कई बार बता रखा है कि वाई वाज केजिया अफेयर्ड फॉर फादर, इन व्हाट वेज केजियास ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, वो अपने पापा से क्यों डरती थी। केजिया की मदर ने कहा था कि बात करनी है पापा से तो संडे को बात करो, और उनके लिए पिन क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, ऑफ येलो शेल, क्योंकि बर्थडे आ रहा है तुम्हारे पापा का, इस तरीके से, है ना। कुछ क्वेश्चन आपको मैं पिछली वीडियोस को भी दिखा देता हूँ, जैसे कि वेट अ मिनट, अच्छा, ये भी अभी बताऊंगा, रुक जाओ। जैसे ये क्वेश्चन कि गैराट्स का प्रोफेशन क्या था बच्चों, ठीक है, तो गैराट का क्या प्रोफेशन था, और उसके बारे में जो भी लाइनें हैं आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे मैंने एंटर कर दी हैं, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट, हाँ ये रहा कि व्हाट वर द सिमिलरिटीज बिटवीन बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर एंड दैट द स्नेक। स्नेक के बीच में और जो डॉक्टर है इसके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं बच्चों, ठीक है। सिमिलरिटीज क्या है, ये सब कुछ ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये रही बच्चों डॉक्टर एंड उसके बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं, वो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको मैं करवा चुका हूँ, ओके बच्चों, सारी चीज़ें आपको मैं पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बच्चों, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही करवा रखी हैं ये वाली, बस इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि जिस बच्चे ने इन क्वेश्चन को ना देखा वो पढ़ ले, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन हैं कि संतोष यादव के बारे में, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, एंड मार्गे जो थी उसको स्कूल से हेट क्यों था, है ना, और क्यों कहती थी कि पुराने स्कूल जो थे ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, इस तरीके से,
है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले पार्ट की तरफ। तो यहां पे अब शुरुआत होता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा गया बच्चों? व्हाट वाज जॉन्सी इलनेस एंड हाउ डिड शी गेट वेल? राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट लीफ। बच्चों ये जो आपका चैप्टर है द लास्ट लीफ, ठीक है, इसमें जॉन्सी को क्या बीमारी थी, वह कैसे ठीक हुई थी, आपको इसका आंसर द लास्ट लीफ के संदर्भ में लिखना है बच्चों। ठीक है, किसके बारे में? द लास्ट लीफ के संदर्भ में। तो चलो देखते हैं। तो लिखेंगे हाँ इस तरीके से, जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। जॉन्सी को क्या बीमारी थी? निमोनिया से पीड़ित थे। शी कॉन्ट्रैक्टेड द डिसीज इन नवंबर एंड स्टार्टिंग फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड। नवंबर में ये बीमारी उसे हुई थी, वह उदास और निराश रहने लगी थी। शी फेल्ट दैट शी वुड डाई एज सुन एज द लास्ट लीफ फेल फ्रॉम द आईवी क्रीपर आउटसाइड हर विंडो। उसने अपने मन में ये एक धारणा बना ली थी कि जैसे ही आईवी क्रीपर का लास्ट पत्ता नीचे गिरेगा वैसे ही उसकी भी डेथ हो जाएगी। ऑल्थो हर फ्रेंड, हर रूममेट सू एंड डॉक्टर ट्राई टू क्योर हर, ही डिड नॉट रिकवर। उसके फ्रेंड्स ने, उसकी जैसे रूममेट थी शू और डॉक्टर वगैरह हो गए, इन्होंने बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा ट्राई किया इसको रिकवर करने का, बहुत सारे उन्होंने प्रैक्टिस किए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये रिकवर नहीं हुई थी। शी हैड नो होप लाइफ लेफ्ट टू लिव एंड हर लैक ऑफ डिजायर टू लाइफ वॉज एडवर्सली अफेक्टिंग ऑन हर हेल्थ बेसिकली। तो बच्चों याद रखो, जब वो कहा जाता है ना, कहावत है कि आप यूं ही अगर आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए ऐसे कुछ भी नहीं करोगे तो मतलब आप ना जीने की इच्छा जब छोड़ दोगे तो कोई मदद ही नहीं कर सकता आपकी, है ना। लेकिन जब जीने की इच्छा आपके अंदर होगी तो आप बहुत जल्दी ठीक होंगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि उसके अंदर जीने की इच्छा ही थी ही नहीं, तो क्यों वो ठीक हो पाती? ठीक है, सुई ने बहुत ज़्यादा हेल्प की उसकी, उसके फ्रेंड्स ने हेल्प की, डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, लेकिन उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं है, वो चाहती नहीं जीना, तो दवाई वगैरह कैसे काम करेंगी? ठीक है। जॉन्सी बिगन टू रिकवर। जॉन्सी कब से रिकवर शुरू हुई थी बच्चों? व्हेन शी नोटिस्ड दैट even after passing through strong winds and heavy rain, the last leaf was still hanging on. उसने देखा कि इतनी तेज बारिश हुई, इतना तूफान आया, इतनी तेज हवाएं चली, लेकिन फिर भी उस आईवी क्रीपर का लास्ट लीफ अभी भी उसी पर है। Then she realized that her friends and doctor were trying to help her while she was sad and hopeless. जब वो होपलेस थी, सैड थी, तब उसे मतलब जब देखा ना कि ये पत्ता इतनी दिक्कतों के बाद भी नहीं हिला यहाँ से, अभी वो बना हुआ है, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसके दोस्तों ने, सुई ने, उसके डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा मदद की उसकी, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। शी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हर डिजायर टू डाई वाज अ सिन। उसने कहा कि मेरा मरने का जो उद्देश्य था वो बहुत ही शर्मनाक था, गलत था मेरा। दिस मेड हर थिंक पॉजिटिवली एंड शून रिकवर। और इसकी वजह से उसके अंदर पॉजिटिविटी आई और वो जल्दी जल्दी रिकवर होना शुरू हो गई थी बच्चों, ठीक है। चलिए अगला वाला देखेंगे, तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग। हु वाज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? मतलब कि जो आपका चैप्टर है ना, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसमें असली अपराधी कौन है? वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? वो सजा से क्यों बच जाता है? वट काइंड ऑफ पीपल वर द किंग एंड मिनिस्टर? राजा और मंत्री किस तरह के लोग थे? वट डिड दे वांट टू डू? वो क्या करना चाहते थे? आपको आंसर इस मामले में लिखना है। 3 क्वेश्चन, 3 नहीं 4 क्वेश्चन। असली अपराधी कौन था? वो अपराधी पनिशमेंट से क्यों बच गया एक तरीके से, है ना। और जो किंग एंड मिनिस्टर थे वो क्या करना चाहते थे? एंड मतलब क्या नाम है, किंग एंड मिनिस्टर जो थे वो बेसिकली राजा और मंत्री, वो किस तरीके के लोग थे और वो करना क्या चाहते थे? छोटे छोटे 4 क्वेश्चन, ठीक है। और चारों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल सा। अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट इज द रिच मर्चेंट। ठीक है, राजा के हिसाब से असली अपराधी कौन था? वो अमीर व्यापारी था। बट ही वॉज वेरी थिन एंड कोल्ड नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि दुबला पतला था, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था क्योंकि वो फांसी के फंदे तक पहुंचता ही नहीं। हर्ष ही escaped द पनिशमेंट, जो कि फांसी से बच गया। द किंग एंड द मिनिस्टर वर फूल्स। ये दो सभी के सभी राजा मंत्री मूर्ख थे। द मिनिस्टर ब्लाइंडली फॉलो द अनवाइज ऑर्डर ऑफ देयर किंग। मिनिस्टर जो थे
वो अपने किंग के हर एक ऑर्डर को मानते रहते थे। द किंग वांटेड टू डू समथिंग यूनिक, किंग जो था ना वो कुछ नया करना चाहता था, इसीलिए ही डिसाइडेड टू चेंज इनटू नाइट डे एंड वाइस वर्षा। यानी कि जो किंग था ना उसने कहा था जो नाइट है वो डे हो जाएगी, जो डे है वो नाइट हो जाएगी, डे के काम नाइट में होंगे, नाइट के काम डे में होंगे, इस तरीके से, है ना। डे चेंज इन नाइट, नाइट चेंज इन डे। द किंग ऑर्डर्ड एवरी सिटीजन टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल, उसने कहा था जो रूल मैंने बनाया है सभी को इसे फॉलो करना होगा। He ordered everyone to work after dark and sleep as soon as the sunrise, उसने कहा था जिसको भी काम करना है अंधेरे में काम करेगा, जिसको भी सोना है जैसे ही सन उगने वाला होगा वैसे सोना है। इवन द कैटल वर फोर्ड टू फॉलो दिस ऑर्डर, यानी कि यहां तक कि जो वो थे ना मवेशी जानवर, उनको भी यही ऑर्डर दिया गया। पीपल हैड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द फुलिश किंग आउट ऑफ फियर ऑफ डेथ। अब भाई उस राज्य में रहते हैं, सारी चीज़ें उनकी उन्हीं के वहीं पे हैं, घर है, खेत है, मकान है, सब कुछ है, उनकी जीवन संपत्ति वहीं पे, तो ये राजा से डर के फिर वैसे उनके ऑर्डर का पालन करने लगे। द किंग वॉज प्लेस्ड विद द सक्सेस ऑफ द न्यू ऑर्डर, ठीक है। राजा का इस नए आदेश की सफलता, मतलब राजा जो था ना वो अपने इस नए आदेश की सफलता से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं एंड आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। सो फाइनली प्यारे बच्चों हमारा सेशन जो था वो यहाँ पे अब कंप्लीट होने वाला है, बट अभी जाइएगा मत, यहाँ पे आपको मैं कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा अभी, डू नॉट वरी, ठीक है, डोंट वरी, अभी एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे लाइक ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कंपेयर द एटीट्यूड ऑफ चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर द सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, राइट और आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट। तो बच्चों जो बच्चा है ना वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ने से पहले और बिछड़ने के बाद, ठीक है, उसका क्या एटीट्यूड रहता है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। तो बिछड़ने से पहले वो क्या होता है और जब वो खो जाता है तब कैसे उसका बिहेवियर होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से बता रखी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी हैं। और ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों कि डिस्क्राइब ईश्वरान्स कैपेबिलिटी टू मेक इवन सिंपलेस्ट इंसिडेंट इंटरेस्टिंग। ईश्वरान की ना जो स्टोरी टेलिंग की आदत है, जो कैपेबिलिटी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके बच्चों, जो कि ऑलरेडी आपको मैं सारी की सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, है ना। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी देख लेंगे जो सर्गी का कैरेक्टर स्केच है वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से। और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है कि अच्छा ये कई सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, छोटे छोटे कई क्वेश्चन हैं, फिर इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर ये रहे आपके, हर एक क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और फिर है कि हाउ डज गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल लाइफ, व्हाई डिड पीपल चूज द क्राउन टू गुरु एंड हिज डिसिपल, शिष्य को कैसे बचाया उसने और जनता जो थी वो शिष्य और जो गुरु थे उन्हें क्यों नया राजा बनाना चाहते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग इस सेशन को अब यहीं पे एंड करते हैं, काफी टाइम हो चुका है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस महा एपिसोड के अंदर क्लास 9th के अपने इंग्लिश के फाइनल के एग्जाम के लिए, यानी कि एनुअल के एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पीवाईक्यू है, जो सैंपल पेपर है, जो रिवीजन है, उसको यहां पे पूरा कर लिया है, ठीक है। और आशा करता हूं बच्चों कि जिस जिस बच्चे ने 2 घंटे तक इस सेशन को अटेंड किया है, आई विल श्योर यू कि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके सिलेबस का जो रिवीजन है, वो यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया होगा, है ना। तो एक बार सारे के सारे बच्चे इस वीडियो के नीचे आओ, जो भी कमेंट बॉक्स है ना, यहाँ पे लिखो अपने फीडबैक। मैं जानना चाहता हूं बच्चों कि 2 घंटे जो आपने हमारे साथ पढ़ाई की है उससे कितनी हेल्प हुई है आपकी, जेन्युइनली जानना चाहता हूं। तो कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी मुझे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे हमारा लाइक का एम बहुत ही छोटा सा है, 2100 लाइक। तो फटाफट से सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसके माध्यम से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलो बच्चों अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ में। और हाँ, आप सभी बच्चों को आपके आज के पेपर के लिए और जिनका कल होगा सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगेन ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करके आइएगा, बहुत एकदम मोटिवेशन के साथ में। जो पढ़ा है सब लिख के आना है, सब लिख के आना है, सब लिख के आना है, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।